भी हो गए तो बस स्टार्ट करें, बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे। अच्छा, 1 मिनट पड़ा ही है अभी, 1 मिनट रुपए। इधर तो टाइम हो गया, इधर पड़ा है 1 मिनट। तो यूट्यूब द्वारा स्टॉप करके करूंगा। लो जी, आज पूरे टाइम पे करते हैं यूट्यूब। Hello everyone and welcome to our series of the Union Budget podcasts. So as we know that today the Union Budget was announced in the Parliament by our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji. So today ये क्या चल गया? Voice of 1 मिनट देख रहा हूँ I, क्या कर दिया, चला दिया Rishabh इसने। Agarwal, will bring to you the in-depth analysis of various amendments ये brought कहाँ से चल गया? in international tax space. Please look forward and watch एक बार अपने आप को वो for कर। the in-depth analysis on different clauses and amendments made in the income tax and international tax. हो गया, हो गई, आवाज बंद हो गई। पता नहीं कहाँ से चल गया, मेरे को समझ नहीं आई। आपका इंटरनेशनल टैक्स और स्टॉप लाइव स्ट्रीमिंग। एक बार यूट्यूब की वजह से हुआ था। नहीं नहीं, यूट्यूब का कर रहा हूँ सर दोबारा। फिर क्या करो? लो जी, यूट्यूब लाइव भी हो गया। मेरे ख्याल में हो गया शुरू। हाँ जी हाँ जी, यूट्यूब भी हो गया। चलो, आई अश्विनी जिंदल वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ वॉइस ऑफ सीए एज वेल एज सीए एसोसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आदरणीय हमारे टैक्स गुरु जी डॉक्टर सीए गिरीश ऊर्जा जी का वेलकम करता हूं और स्वागत करता हूं कि आज उनके बिजी शेड्यूल से हम टाइम ले पाए, ताकि जो एमएसएमई की पेमेंट्स ने, हालांकि काफी इस पे वेबिनार हो भी चुके, हमने काफी बार ट्राई किया कि गुरुजी को साथ में जोड़ें। गुरुजी उस दिन उज्जैन थे तो वहां से वो फ्री नहीं हो पाए, इस वजह से हमारे वो उस वाले प्रोग्राम में नहीं शिरकत कर पाए जिसमें हमने बैंक ऑडिट पे प्रोग्राम रखा था लास्ट टाइम। बट आज हमने गुरुजी के साथ एक्सक्लूसिवली ये प्रोग्राम रखा है, ताकि जो पेमेंटें अभी आपने डिसाइड करनी है कि उसका समाधान है नहीं है, क्या आपको 31 मार्च से पहले पे करनी पड़ेंगी, जहां आप उसमें कुछ रिलैक्स्ड मोड में जा सकते हो, तो वो आज गुरुजी आपको बताएंगे। एमएसएमई में इन डेप्थ नॉलेज जो 43H है कि उसको हमने कैसे हैंडल करना है, वेदर इट इज लाइक अदर सेक्शन कि जिसमें बिफोर फाइलिंग ऑफ आईटीआर भी हम पे कर सकते हैं, जहां ये हमारे जो प्रोविडेंट फंड वाली प्रोविजंस हैं, एम्प्लॉई शेयर वाली, क्या उसकी कारण ही है कि 15 दिन निकल गए तो नहीं मिलेगा ड्यू डेट के बाद, वो डिसअलाउंस ही होगा, इसकी नेचर क्या है। और इसमें कई क्वेश्चन भी मेंबरों के आए हैं। शांति जी का भी क्वेश्चन है कि अगर बिल ही 5 तारीख को ड्यू हो रहा है, जहां मई में ड्यू हो रहा है, बैलेंस शीट हम पहले बना लेते हैं, मई से फाइल कर देते हैं रिटर्न भी, तब क्या प्रोविजन है। अगर बाद में जाती है लेकिन बिल ड्यू है, तब क्या प्रोविजन है। अभी एक सीए मेंबर का मेरे को फोन आया है लड़की का, वो कह रही है सर हमारी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में हम लोकल वाली एलसी ले रहे हैं, उससे वो एसएमई है जो बंदा है जिसे एलसी ली है, तो क्या वो 120 डेज की उसकी टर्म है, क्या 120 डेज टर्म को देखेंगे या 45 डेज को देखेंगे। एलसी पेमेंट करनी है उसकी बैंक ने, तो उसकी टर्म्स में 120 डेज है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन मेंबरों के जहन में हैं, तो आज गुरुजी हमारे वो सारे क्वेश्चन दूर करेंगे इसके रिगार्डिंग में, और ये भी बताएंगे इनसाइट कि अभी गवर्नमेंट से इसका कोई रिलैक्सेशन का है या नहीं है। तो मैं हमारे वॉइस ऑफ सीए के फाउंडर संजय अग्रवाल जी, मोस्ट चार्मिंग पर्सनैलिटी कह सकते हैं, क्योंकि इस साल इनका ही चार्म रहना है, पूरा साल इलेक्शन इन्होंने लड़ने हैं। तो अब तो मैं अपने जितने भी आने वाले सेमिनार हैं, वेबिनार हैं,
उसमें एक टैगलाइन ऐड कर रहा हूं सभी मैसेजेस में, वोट सपोर्ट एंड इलेक्ट संजय अग्रवाल एट नंबर 1। तो वो भी हमने अपने सभी मैसेजेस में ऐड करनी है। तो राजेश मेहता जी हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं, शांत गुप्ता जी हमारे साथ इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और केश सोनी जी, सुभाष जैन जी, और भी हमारे साथ अभी तक 234 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। संजय भाई को कहूंगा कि 1-2 मिनट में ओपनिंग करें, तो फिर गुरुजी के साथ हम प्रोग्राम शुरू करें। थैंक यू अश्विनी जी। गुरुजी को नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है अपने बिजी शेड्यूल से निकालें। आज सवेरे से 4 बार डांट पड़ चुकी है, गुरुजी को फोन करते गुरुजी कहते रुक जा अभी मैं मीटिंग में हूँ, लेकिन गुरुजी ने फिर भी जो है वो टाइम निकाला। मैंने अश्विनी को कहा था कि 5 बजे से ही पीछे लग जाना, और गुरुजी जो है आज आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और राजेश मेहता जी जो हमारी एक अपनी फैकल्टी हैं, उनका भी, और शांत गुप्ता जी जो इंडस्ट्री से आए हैं, इनको भी हम स्वागत करते हैं। राकेश सोनी जी हमेशा अच्छी अच्छी और टेढ़ी टेढ़ी क्वेरी ऐसी करते हैं कि सभी लोग जो है रह जाते हैं, तो मैं इनसे बहुत डरता हूँ। और सुभाष जी तो फिर वो हमारे जो है वो कहते हैं लुधियाना की शान और जान है, तो सब लोग जो है वो है। और पीयूष भी ज्वाइन कर लिए सब लोगों ने, और पार्टिसिपेंट ने जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। मुझे ऐसा उम्मीद था कि शायद आज कम आए क्योंकि वर्किंग डे है, और वी हैव लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज व्हिच आर गोइंग ऑन। So with this, let me once again thanks and the Karta of the HUF, our Voice of CA founder, also co-founder, both we are there to serve here. So anytime, as my tagline which I always say, that कि अगर आप किसी वजह से सो नहीं पा रहे हो और आपको लगता है मुझसे बात करने के बाद आप सो सकते हैं, तो ऐसा कभी नहीं सोचिए कि मैं सो रहा हूँ। तो वो मैं उसको मेंटेन करता हूँ, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स, अपने कंप्लेंट्स जो भी हो वो जरूर बताएं। बाकी शूट की एक्टिविटी वगैरह के बारे में मैं बाद में सब जब समय मिले, आज अभी गुरुजी को सुनने आज हम आए, तो उनके लिए ही हम। थैंक यू वेरी मच। अश्विनी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। गुरुजी की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, गुरुजी तो रादर हमें इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं हर जगह पे। तो हम सब जानते हैं कि गुरुजी मतलब टैक्स गुरु तो है ही है, अब तो ये योग गुरु भी हैं। योगा भी अब स्वामी रामदेव जी ने भी मान लिया कि इनको स्टेज में अगर उनके साथ कोई कंपटीशन दे सकता है तो गुरुजी दे सकते हैं। तो वो कहते हैं यही है हमारे योग गुरु, और स्वामी जी का दायित्व संभालने वाले आगे यही है। तो मैं गुरुजी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज शुरू करें अपने एमएसएमई के ऊपर, और हमें गाइड करें कि इस दुविधा से कैसे निकले। इंडस्ट्री और प्रोफेशनल के ऊपर दुविधा रहती है कि इसको बचाओ, कैसे बचाएं। Good evening to everyone. Central Council member and of course founder of Voice of CA संजय अग्रवाल जी। बाकी तो बता ही दिया कि अश्विनी जी ने कि मेन हमारा पर्पस अब संजय जी को फिर जिताना है, और अब ये मैं नहीं कहूँगा 400 से पार लाना है, 4000 से पार लाना है, वो वाली बात आएगी। तो ये संजय जी का हुआ। और दूसरा राजेश मेहता जी फ्रॉम इंदौर, ये हमारे हर प्रोग्राम अटेंड करते हैं, और ये हमारे स्पीकर भी बहुत अच्छे स्पीकर रहे हैं। 10B 10BB वगैरह पे बहुत इन्होंने हमें हेल्प दी है। शांत गुप्ता जी फ्रॉम इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स आई एम टोल्ड। आपके पीयूष बंसल जी, राकेश सोनी जी, सुभाष जैन जी, एंड सन इन लॉ ऑफ संजय अग्रवाल जी, विशाल थापा जी, एंड कर्ता ऑफ दी CA पैटर्निटी अश्विनी जिंदल जी। इनको हम मना तो कर नहीं सकते, और ये देखिए फिर भी 300 के लोग ले आए हैं, हालांकि ये कई बार प्रोग्राम हो चुका है। तो लीजिए शुरू करता हूँ। सर सबसे पहले मुझे सेक्शन 43B पे जाना पड़ेगा। बी के बाद मैं लूंगा एज। पहले 43B की फर्स्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लिखता क्या है संजय जी? अश्विनी जी, आपके अगर MSME एक्ट हो तो रख लो सामने। मैं रख लेता हूँ सर। अभी तो मैं मार्केटिंग पे लगा हुआ था। संजय जी की भी जरा स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं कितने लोग आ गए हैं। अभी रखता हूँ। 200 से ऊपर, 300 से ऊपर हो गए। 291 हो गए थे। नहीं 291, वो भी तो है पैनलिस्ट। चलो मैं रख लिया सर। 292 हो गए। चलो कह रहे
क्या रखा है ये आपने? प्रमोशनल एक्टिविटी है ना ये सर? और सर ये इनकम टैक्स एक्ट रखा है, मैं एमएसएमई इनकम टैक्स एक्ट रखता हूँ, ये तो आपकी बुक रख ली है मैंने कंपेंडियम। और सर एमएसएमई एक्ट कह रहा हूँ, वो नहीं है मेरे पास गुरुजी। वो अपने निकाल लेना है उसमें। चलो ठीक है, रहने दो, फिर कोई और निकाल ले। somebody should help me out। गुरुजी हाँ। प्रणाम, मधुसूदन जी भी आए हुए हैं। हाँ, वो मधुसूदन, कमाल है सर, वेलकम वेलकम। ये भी कह रहे हैं कि ये 4000 के पार लाना है। हाँ वही मैंने कहा, 4000 के पार। चल ठीक है सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सुनिए, देखिए वर्ड लिखा 43B में संजय जी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, द डिडक्शन अदरवाइज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, यहां तक जरा ध्यान रखना, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, डिडक्शन अदरवाइज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। मैं अब ABCDFG नहीं ले रहा, सीधा H ले रहा हूं। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेबल, प्लीज नोट द वर्ड, in respect of any sum payable to micro or small enterprise beyond the period specified under section 15 of the MSME Act, beyond the period specified, उसके आगे पता है क्या लिखा है? Shall be allowed as deduction irrespective of the method of accounting followed by the SSC. Irrespective of any method of accounting followed by the SSC shall be allowed as deduction irrespective in the previous year in which the actual payment is made. आप इस पॉइंट को जरा याद रखना। वो सीधा कह रहा है कि देखिए कि वो क्या कह रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, अगर कोई डिडक्शन आपका अवेलेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेबल टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल को पेमेंट देनी है, and if it is given beyond the date specified under section 15 of the MSME Act, उस डेट के बाद देंगे, तो irrespective of the method accounting followed by you, आप mercantile system करें जो मर्जी करें, the deduction will be allowed only in the previous year when payment is made. राकेश जी क्लियर हुआ? वो क्लियर ये कहता है कि पेमेंट में करोगे तो डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो नहीं। लेकिन लॉ कहता है बियॉन्ड द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 50। अब हमें सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट जाना पड़ेगा। सेक्शन क्या कहता है? वेयर अ सेलर सेल्स गुड्स और रेंडर सर्विसेज टू द बायर, वर्ड क्या लिखा सर राकेश जी? सेक्शन 15 कहता है वेयर द सेलर सेल्स गुड्स और रेंडर सर्विस टू द बायर shall make the payment. Please note the word, the buyer shall make the payment on or before the date agreed upon between him and the seller. Agreed upon between him and seller in writing, and where there is no agreement, before 15 days of the appointed day. ये लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट सुनना है, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैं तभी कह रहा था किसी का MSME एक्ट हो तो वो उसको आगे ले आइए, मैं उसको कहूंगा पढ़ के सुनाए। MSME एक्ट किसी के पास है? उसमें निकाल लो, गूगल में निकाल लिया ना, तो जरा सेक्शन 15 पढ़ो सर जरा। सेक्शन 15 कहता है where any supplier supplies any goods or renders any services to any buyer, the buyer shall make payment therefore on or before the date agreed upon between him and the supplier in writing or or where there is no agreement before the appointed date. appointed date. बस यहाँ रुक जाओ, पर नीचे और पड़ा हुआ है, provided that in no case the agreement entered into between him, the period shall exceed 15 days. 45 days. यही लिखा सर। That in no case the period agreed upon between the supplier and the buyer in writing shall exceed 45 days from the date of acceptance or the date of deemed acceptance. मैं यहाँ रुका था, from the date of acceptance or deemed acceptance. क्लियर हुआ? कह रहा जी अगर आपका पीरियड एग्रीड अपॉन है
तो इन राइटिंग होना चाहिए। अब मैं इन राइटिंग के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। दैट पीरियड शुड बी इन राइटिंग। अगर राइटिंग में है तो कितने दिन का राइटिंग में? अगर 40 डेज है तो 40 डेज में पेमेंट करनी है, अगर 30 डेज है तो 30 डेज में करनी है। लेकिन किसी भी कारण पीरियड 45 डेज से ऊपर तो हो ही नहीं सकता। अगर ज्यादा करोगे तो 45 डेज ही माना जाएगा। और पेमेंट कब करनी है सोनी जी? ऑन और बिफोर 45 डेज। यहां तक क्लियर हो गया? ऑन और बिफोर 45 डेज में पेमेंट करनी है। और आगे देखना, आगे ऑन और बिफोर अपॉइंटेड डेट लिखा, और इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिफोर द अपॉइंटेड डेट। अब अपॉइंटेड डेट को सेक्शन 2 क्लॉज बी में डिफाइन किया है। सेक्शन 2 क्लॉज बी खोल लीजिए अश्विनी जी, मैं पढ़ रहा हूं। अपॉइंटेड डेट मीन्स द डे immediately following the expiry of 15 days of the delivery of the goods. Immediately following the 15 days of actual delivery of the goods by the buyer. Yes, sir. पढ़िए जरा एक बार ये 2B, पीछे मैं बताऊंगा फिर मैं पढ़ता हूँ जी, मैं पढ़ूं। हाँ कोई पढ़िए सर। Appointed date means the day following immediately after the expiry of 15 days from the day of acceptance सप्लाई गुड्स और रेंडरिंग ऑफ acceptance सर्विस। by the buyer from the supplier. ठीक है ना जी? आपने अपॉइंटेड डेट 15 दिन है, लेकिन 15 दिन वर्ड पढ़िए, इमीडिएटली day of फॉलोइंग acceptance. आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 After 15 दिन को पार करने के बाद 16वां दिन। लेकिन रुकिए, लेकिन वहां एक लिखा है बिफोर द अपॉइंटेड डेट। तो बिफोर द अपॉइंटेड डेट का मतलब आपको 15 दिन में पेमेंट करनी है। 16 दिन करनी, 15 दिन करनी। तो सर इसमें ये भी लिखा है from the day of acceptance हाँ मैं by बता रहा हूँ, डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस। deemed और acceptance. डे ऑफ Okay. एक्सेप्टेंस के नीचे पढ़िए एक्सप्लेनेशन में, हाँ, पढ़िए explanation है. एक्सप्लेनेशन। The day डे ऑफ of एक्सेप्टेंस मींस Section I, subsection A, the actual day of delivery actual of goods. delivery of हाँ the पढ़िए, day of actual delivery of goods. एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस, यही लिखा है डे Yes. ऑफ एक्सेप्टेंस। Okay. अब उसके नीचे पढ़िए, वेयर एनी ऑब्जेक्शन इज रेज्ड, वेयर Yes. एनी ऑब्जेक्शन इज रेज्ड इन राइटिंग बाय द बायर टू द सेलर as regards to this Quality. good supply of goods or services, then objection is raised before the expiry of 15 days from the delivery of the goods or rate. Then the period will start from the date of removal of objection. एक बार पढ़ दीजिए, हो सकता है एक वर्ड मैंने गलत पढ़ दिया है, जरा पढ़ दीजिए। सर मैं एक लाइन ऊपर आना चाहता हूँ, मेरा थोड़ा सा एक क्वेश्चन है। सेक्शन आई में डे ऑफ एक्सेप्टेंस मींस द डे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बायर और टू द सप्लायर, बाय द सप्लायर और टू द, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें एक्ट साइलेंस है, एमएसएमई डेवलपमेंट है, इसमें थोड़ा साइलेंट है। द डे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द सप्लायर, या इसमें हो सकता है एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर। मेरे कहने का मतलब ये है, क्या दोबारा पढ़िए, वर्ड क्या लिखा है? a day of actual delivery of goods, full stop. डे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, बस। ना इसमें कंफ्यूजन है। नहीं कंफ्यूजन है, डिलीवरी कौन देता है? डिलीवरी बायर को मिलती है, सेलर देता है। तो जब सेलर ने डिलीवरी दे दी, और मूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी कब होती है? सर with due respect, delivery of goods to the supplier, अगर उसके घर में माल पहुंचेगा then delivery of goods is completed, या delivery by the seller और by the buyer वर्ड है यहाँ पर? नहीं है, बस नहीं है, साइलेंट है। मेरे दुकान से माल निकल गया तो एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स था और उसने रिसीव कर लिया, बस। मेरा का फर्क हो सकता है सर। मेरा एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, इसमें एक्ट साइलेंट है। एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर मेरे से 10 दिन दूर बैठा है, 15 दिन डिलीवरी में लग जाते हैं। अगर मैंने पंजाब से साउथ माल सर डिलीवरी कब मानी जाती है? अगर ट्रांसपोर्टर माल आपके बिहाफ से लिया जाता है तो डिलीवरी होती है उसके वहां पर। अगर ट्रांसपोर्टर माल उसके बिहाफ पे लेके जा रहा है तो डिलीवरी होती है द डे आई हैव गिवन द गुड्स टू द ट्रांसपोर्टर।
एक बात ट्रांसपोर्ट इज माइन, ट्रांसपोर्ट इज माइन, मेरी ट्रांसपोर्ट सेलर की ट्रांसपोर्टर है, सेलर की फ्रेट टू पे है, फ्रेट पेड है। ये क्वेश्चन है, ये टू पे देखिए अगर फ्रेट पेड है, ठीक है ना, फ्रेट देख डिलीवरी का आप ले रहे हैं कि अगर आउट स्टेशन माल हो रहा है तो डिलीवरी ऑफ गुड्स का क्या होगा, यही है ना। देखिए डिलीवरी मूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी होती है व्हेन इट इज गिवन टू द बायर, इसके लिए कोई रजिस्ट्री तो है ही नहीं, व्हेन इट इज गिवन टू द बायर। अब आप यही कह रहे हैं कि एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, अब डिलीवरी अगर सेम स्टेट में है और सेम प्लेस में है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, दैट नो नो दिक्कत नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी का आएगा कि मेरे पास इस दिन पहुंचे। या एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई मीन टू से। डिलीवरी डजंट टेक दीस डेज 15 डेज सर। ई-वे बिल का आपको पता है रूल, ई-वे बिल का रूल पता है, वो ई-वे के रूल से बगैर तो जा ही नहीं सकती डिलीवरी बियॉन्ड दैट डे। डन। अगर डिलीवरी पंजाब से गया महाराष्ट्र में गया तो उसमें 7 दिन या 10 दिन मैक्सिमम लग सकते हैं। ई-वे बिल में 7 दिन नहीं लिखा, ई-वे बिल का टाइम लिमिट है, उसमें टाइम लिमिट है, उसमें टाइम लिमिट है, वो टाइम लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो उस टाइम लिमिट को हम मान ले तो डिलीवरी ऑफ गुड्स उस दिन को हम मान ले। फिर वही वाली बात है, गुड्स व्हेन पासेस, मेरा रिस्क कब तक कवर्ड है, मेरा रिस्क कब तक कवर्ड है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सुभाष जैन जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं बताता हूं। इसमें जो सेकंड क्लोज है ना, ऑब्जेक्शन वाली क्लोज जो है, वो बात की बात है सर, डिलीवरी आएगी तो ऑब्जेक्शन रेज करेगा। नहीं सर नहीं, एक मिनट सर, लेट मी, जो ऑब्जेक्शन वाली क्लोज है वो तभी लागू होगी जब रिसीट ऑफ गुड्स हो जाएगी। डिलीवरी ऑफ गुड्स विल मीन द रिसीट ऑफ गुड्स बाय द बायर। सर डीम्ड भी पढ़ लो नीचे, डीम्ड एक्सेप्टेंस पढ़ो ना, डीम्ड एक्सेप्टेंस पढ़िए सर। डीम्ड एक्सेप्टेंस मींस डीम्ड एक्सेप्टेंस में लिख दिया वेयर नो ऑब्जेक्शन इज रेज्ड, नो ऑब्जेक्शन इज रेज्ड, इट विल बी डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, वो लिख दिया। ये तो पढ़ो सुभाष जी, नीचे वाला पढ़ो, डीम्ड एक्सेप्टेंस को भी पढ़ दो जी जरा एक बार, पढ़ दो। मैं पढ़ देता हूं। पहले आप ऑब्जेक्शन वाला पढ़ो, फिर डीम्ड वाला पढ़ो। ठीक है, ओके। इफ नो ऑब्जेक्शन इज रेज्ड इन राइटिंग by the buyer to the supplier within 15 days, in 15 days, then it will be assumed as deemed acceptance of goods. Deemed acceptance of goods लिखा है ना, जी लिखा no है। it will be treated as deemed acceptance of goods from which date, वो बोल नहीं रहे आप पूरा। deemed acceptance good from आगे वर्ड भी तो है, दो लाइन दो वर्ड। अश्विनी जरा पढ़ना आगे, अश्विनी जरा आगे वर्ड पढ़ना। The date of deemed acceptance means when no objection is made in writing by the buyer regarding acceptance of goods or services within 15 days from the day of the delivery of goods or the rendering of services, the day of actual delivery of goods or the rendering of पढ़ नहीं रहे services. आप सर, शांति जी, आप अपने फेवर में पढ़ रहे हो, वहां पर क्लियर कर दिया है। अश्विनी जरा रिपीट करना, अश्विनी रिपीट करना, लास्ट वर्ड रिपीट करना जरा प्लीज, लास्ट वर्ड रिपीट करना। नहीं, इसमें लिखा है within 15 days from the day of delivery of goods or rendering of services, the day of the actual delivery of goods or the rendering of services. और नहीं, अगला पढ़ो लास्ट में। कौन सा गुरुजी? और पूरा दोबारा पढ़ो इसको। The day of deemed acceptance means where no objection is made in writing by the buyer regarding acceptance of goods or services within 15 days from the day of the delivery of goods or services, the day of the actual delivery of goods or services, वो मानी जाएगी। आ गया ना, ये क्लॉज ए में पहुंच गया, डे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। सर अगर आप ऑब्जेक्शन डिलीवरी करेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे तो 15 दिन के अंदर कर दीजिए, नहीं तो डेट ऑफ डिलीवरी माना जाएगा। ओके सर, माय क्वेश्चन रिमेन सेम, day of delivery which to whom, to the buyer or by the supplier? सर ये वर्ड नहीं लिखा बाय द, एक तो पक्की बात है डिलीवरी तो सप्लायर नहीं करनी है, बाय और किसने करनी है, ये तो डिलीवरी सप्लायर नहीं करनी है और रिसीव सब बायर ने लेना है, इसको लिखने की जरूरत क्या है सर? हम डिलीवरी किसने करनी है? अगर उसमें गैप है 10 दिन का या 7 दिन का गैप है। एक मिनट समझिए, मैं आपको बोल रहा हूं when the property of goods passes to the buyer, that makes a difference. अगर वो गुड्स मूव हो रहे हैं मेरे रिस्क में, सेलर के रिस्क में, तो डिलीवरी होगी जब उसके दुकान पे पहुंच जाएगा। अगर गुड्स मूव हो रहे हैं बायर के रिस्क में, तो हमने जिस दिन दुकान से दे दिया उस दिन मेरा काम खत्म हो गया। सर ये पॉइंट लीगल पॉइंट है ना,
आप जब देखिए तो डिलीवरी यू आर का ऑफ टर्म्स द क्या है। ओपिनियन, आपका ओपिनियन ये है अगर एक होता है सेलर FOR, ने, एक होता है FOB, एक होता है FOB, FOB, ओके, ये तो मानते हैं। हाँ ठीक FOR है, इज वो वहां पहुंच के होगी वहां पहुंच के डिलीवरी। होगा, ठीक है। FOB है कि मेरे यहां से खत्म, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। सर ये चीजें तो जी अब आप 2-4 दिन की बातें कर रहे हैं, ये जी चीजें जी तो जी, वही वाली बात है ना। पहले right, हमें ये देखना पड़ेगा रिस्क कब ट्रांसफर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेरी डिलीवरी कब मानी गई, इफेक्टिव डेट ऑफ डिलीवरी, right, इफेक्टिव डेट ऑफ डिलीवरी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम बाहर भेजते हैं तो FOB, फ्री ऑन बोर्ड, फ्री जी ऑन जी, FOR, तो वो वाली FOR, बात है ना। अगर बिल्कुल FOR बिल्कुल, है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पहुंचाना। अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तुम, वो कहता है मेरे उसको दे दो ट्रांसपोर्टर को, तो मेरी ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी ट्रांसपोर्टर उसके भी आप पे हो गई। हाँ यहाँ पे है, अगर बायर ने कहा मेरे ट्रांसपोर्ट को दे दो, फिर तो हो गया, फिर तो हो हो गया, गया ना। तो एक्चुअल तो डिलीवरी हो यही गई। मैं बोल रहा हूँ, और अगर यही बोल रहा FOR आ हूँ। गया, वो अगर आप टर्म्स FOR आ गया, टर्म्स को क्लियर करो ना सर, टर्म्स के ऊपर होगा। जी जी ठीक नहीं है, तो वो कह रहा मैंने तो आपके भी आप पे दे दिया। हाँ ठीक ये है, अगर तो, ये आप डिस्टेंस की बात हो रही है, सेम डे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ नहीं कोई नहीं, डिस्टेंस कोई की दिक्कत बात नहीं, हो रही है। हाँ, और बिल्कुल फिर भी बिल्कुल, अगर वो आप ये कह दें कि वो मेरे बिहाफ पे डिलीवर कर रहा है, तो जी फिर तो ई वे बिल वाला काम आ ही जाएगा। कितने दिन ठीक है, से आ ज्यादा गया, मानेंगे। हाँ ठीक है, डन जी डन, एग्रीड 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 सर, एग्रीड एग्रीड एग्रीड, एग्रीड। लो आप शांति जी पहले को उससे आपने एग्री पहले करा लिया, पढ़ दो काम हो ऑब्जेक्शन गया। वाला, वो छोड़ गया। वो ना पढ़ो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाई करके छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब सर पहले पढ़िए, वो पहले डिलीवरी के नीचे लिखा है वेयर एनी ऑब्जेक्शन इज मेड, वो भी पढ़ लीजिए ना, जब ऑब्जेक्शन होगा पढ़िए। अश्विनी जी पढ़ दो, मेरे को हाथ से पढ़ नहीं है, जाना सर अश्विनी जी। अश्विनी किथे जी सर पढ़, किथे केड़ा पढ़ा? ओयो वाली ऑब्जेक्शन, इफ एनी ऑब्जेक्शन, इफ एनी वेयर एनी ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन इज डेट ऑफ मेड इन एक्सेप्टेंस के राइटिंग, नीचे है। नहीं बी में ना, वेयर एनी ऑब्जेक्शन इज नहीं, उससे मेड, ऊपर पढ़ो, उससे ऊपर पढ़ो। नहीं नहीं बी क्लॉज पढ़ूं? अरे नहीं, एक क्लास में ही पढ़ो, जो सेपरेट है। डेट ऑफ एक मिनट, डिलीवरी ऑफ गुड्स, उसके नीचे आई, पढ़ो वेयर एनी आई का ऑब्जेक्शन बी, इज मेड। सेक्शन 2 I B सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 2 सेक्शन 2 आई, आई बी, 2 I B, नहीं आई नहीं, बी, सेक्शन 2 क्लॉज बी, क्लॉज बी, क्लॉज आई, क्लॉज आई, क्लॉज आई में क्लॉज सेक्शन, आई, क्लॉज आई में, क्लॉज आई क्लॉज पढ़ो। आई में द डे ऑफ एक्सेप्टेंस मींस, वो हो गया, उसके आगे पढ़ो नीचे। उसके नीचे बी भी है, उसके नीचे बी भी है, उसके नीचे बी आ गया ना, वेयर एनी ऑब्जेक्शन बी इज पढ़ो मेड ना, इन पढ़ो सर, राइटिंग, पढ़ो वो पढ़ो। मेरे पास आ गया, मैं पढ़ता हूँ जी। वेयर एनी ऑब्जेक्शन इज मेड इन राइटिंग बाय द बायर regarding रिगार्डिंग द acceptance एक्सेप्टेंस of ऑफ द goods गुड्स। हाँ or services within 15 days हाँ, from the day of the delivery of goods यस or rendering of services, यस। the day on which such objection is removed by the supplier. ठीक हो गया सर। हो गया, अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करें तो 15 दिन में करो। अगर आपने 15 दिन में कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करी, तो हम मान लेंगे डे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, ओके डन डीम्ड एक्सेप्टेंस। जी, ठीक है ना सर? ठीक है जी, ठीक है, 2BC ठीक है, क्लियर है सर? क्लियर है जी, क्लियर है, क्लियर है। अब आपने 15 दिन या 45 दिन देखने हैं, लेकिन 15 दिन में डे ऑफ डिलीवरी भी इंक्लूड करना है। 14 दिन ही है। द डे ऑफ डिलीवरी प्लस 14 डेज है, ये टोटल 15 डेज है। डे ऑफ डिलीवरी भी काउंट करना है, आफ्टर द डे ऑफ डिलीवरी नहीं है। 15 डेज फ्रॉम द डे ऑफ डिलीवरी। ये क्लियर हुआ सोनी जी? 15 डेज फ्रॉम द डे ऑफ डिलीवरी है, 45 डेज फ्रॉम द डे ऑफ डिलीवरी है। ये डे वाला डिलीवरी गिनना है। क्लियर हो गया? क्योंकि अब इंडस्ट्री वाले बैठे हैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा बताना पड़ेगा। सॉरी जी, सॉरी, नो नो नो, आई एम वेरी हैप्पी। अब सुनो, ये 2 हो गया सर, हो गया, अपॉइंटेड डेट हो गया। उधर गया। वो लिखा था कि 45 दिन और 15 दिन। अगर वो नहीं है तो 15 दिन के पहले पहले, अगर है तो 45 दिन से पहले पहले आप पेमेंट, 45 दिन या 45 दिन के पहले पहले पेमेंट कर दो। अगर नहीं करोगे, अब प्रॉब्लम वही आती है कि सारे साल में अप्रैल में माल आया, मई में आया, जून में आया, जुलाई में आया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पेमेंट 31 मार्च तक हो चुकी है तो 43BH नहीं लगेगा। माल जनवरी में आया, फरवरी में आया, अप्रैल में आया, चाहे 45 दिन के बाद दी, चाहे 90 दिन के बाद दी, चाहे 120 दिन में दी, चाहे 300 दिन में दी, 43BH नहीं लगेगा। 43BH तो तब लगेगा जब 31 मार्च को वो पेएबल है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ सर?
31 मार्च से पहले दे देंगे। वो इंटरेस्ट लगेगा, वो बाद में बात करता हूँ, इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन पेमेंट अगर आप 31 मार्च तक कर देंगे तो काइंडली नोट 43BH नहीं लगेगा। ये क्लियर हुआ पहले? मेरा हाँ एक बोलो। क्वेश्चन था। नहीं उसकी छोड़ मेरे दो, पास सप्लाई अगर बाद में आई है वो तो नहीं, 15 दिन देख ले, उसको छोड़ देख दो। लिया, ओके। और है मेरे पास 20 मार्च को डिलीवरी आ गई, फिर तो 20 15 दिन मार्च देख ले। मैंने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया 5 दिन बाद। हाँ मैंने क्वालिटी कर दो ऑब्जेक्शन रेज कर दो। तो MSME डेवलपमेंट एक्ट तो रुक जाएगा अनलेस अनटिल वो आपने ऑब्जेक्शन अगर रिमूव करे। ऑब्जेक्शन रेज कर दिया तो जी, 15 दिन काउंट होंगे जब वो रिमूव करेंगे। जब वो रिमूव कर देगा, यानी जी। मेरा 31, अगर उसने रिमूव 1 महीना नहीं किया या 2 महीने नहीं किया हाँ तो तो तब तक रुका द रहेगा। डेट ऑफ रिमूवल, 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। और फिर मेरा 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 डिडक्शन अलाउ होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अगर वो उस दिन तक पेमेंट कर देगा रिमूवल के 15 दिन में या रिमूवल के 45 दिन में कर देंगे। ओके, मतलब रिमूवल के 45 दिन में कर देगा। सर उस केस में आप ITC नहीं ले पाओगे और अपने सर स्टॉक वो में नहीं लेते। बाद में ये तो इनको बताऊंगा, वो बात की बात जी, है। जी। लोग तो अगर कह रहे कुछ रिटर्न मेरा कर देंगे, objection- मार्च को आया। अरे वो कर दोगे, और अब आपको बोगस थोड़ी रिवर्स करना है, आपको वापस करना है। सारे कंप्यूटराइज अकाउंट्स हैं, ऐसे थोड़ी कोई बना लेगा। स्टॉक रजिस्टर है, इनपुट क्रेडिट लिया हुआ है, इनपुट बिल्कुल। क्रेडिट भी लेते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास अगर उसने 2 महीने के बाद ऑब्जेक्शन रिमूव किया तो 2 महीने के 45 दिन बाद क्या 2 मेरे को दिन 45 क्या दिन या 2 महीने तक गुड्स को आप रिमूव आप यूज नहीं करेंगे? सर ऐसे है कुछ गुड्स जो कैप्टन ने यूज कर लिया तो क्या खत्म, ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ। और ऑब्जेक्शन उसने जो ऑब्जेक्शन है वो रिमूव कर दिया 2 महीने तक, मैंने गुड्स यूज नहीं किया। तो फिर तो ठीक है, 2 महीने के 15 दिन और देखो, 15 दिन और ठीक है, 15 या और 45 जो भी है, 15 या 45 45 जो भी है आप। और उससे पहले अगर मैंने अपनी बैलेंस शीट फाइनल कर ली और मैंने अगर अपनी ITR भी फाइनल कर ली। ये बैलेंस शीट आप तब तो पहले कर लेंगे जब आपको ये वाला होगा, तब नहीं करेंगे। तब तक 31 सितंबर तक इंतजार करते रहेंगे। ये बातें मत करा, प्लीज डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। शांत जी, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है ये। प्रैक्टिकल होता नहीं है सर, छोड़ दीजिए। ये क्योंकि फॉर्म ही नहीं आएंगे, टैक्स ऑडिटर ने कैसे ऑडिट कर करना दोगे? है, 3CD फॉर्म भरना है। आप ये बातें मत करें तो अच्छा सर। चलिए, वो ठीक तो है। तरीके ढूंढ रहे हैं आप, हाँ, ठीक तरीके है, मत ढूंढिए। ठीक है, तरीके ठीक है। ढूंढने हैं तो माल ही मत लीजिए मार्च में। तरीके ढूंढने तो उसको बता दो कि मेरे को बताए ना कि वो माइक्रो स्मॉल है, मत बताए वो माइक्रो स्मॉल है। ठीक है। अब समझिए, अब सवाल नेक्स्ट आता है। हाँ, ठीक अच्छा है। ध्यान से सुनिए, एंटरप्राइज माइक्रो और स्मॉल है। मैं नहीं बताऊंगा माइक्रो स्मॉल में क्या होता है, वो तो दिया हुआ है, और स्मॉल क्या है। लेकिन मैं ये बताऊंगा, वो 7 सेक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज कहता है, 7 सेक्शन। लेकिन एंटरप्राइज की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ई में लिखी है। एंटरप्राइज की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ई में लिखी है। अदर वर्डिंग सुनना क्या है, फिर आप बताना, मैं बोलूंगा। एंटरप्राइज मीन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग or a business concern or any other establishment by whatever name called engaged in the production or manufacture of goods pertaining to the industry specified under the Industrial Dispute Act, specified there, or rendering of services. अब पढ़ के सुनाइए अश्विनी जी। एंटरप्राइज मीन्स टू ई, जो सेम ही है जो आपने बोला, एंटरप्राइजेस मींस एन इंडस्ट्री नहीं अंडरटेकिंग। मैं पता क्यों मैं बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं आप पढ़ के बोलेंगे तो उनको जरा कॉन्फिडेंस होगा जो मैं बोल रहा हूं ठीक बोल रहा हूं। बोलिए। नहीं, एंटरप्राइजेस मींस, अब बोलो। एंटरप्राइजेस मींस एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और अ बिजनेस कंसर्न हाँ, और or any any other other establishment by by whatever name. whatever name called engaged in manufacture or production of goods अब यहाँ रुक जाना, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन इन एनी मैनर, in any manner। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन इन एनी मैनर, प्रोडक्शन आपने करी है करवाई, इन एनी मैनर, आगे पढ़ो, pertaining to the goods, pertaining to the industries हाँ, industry specific in the specified. first schedule to the Industries Act Development Act. 1951 हाँ जी, or And- engaged in providing or rendering of any services और engage in providing or rendering of service। तो यहां से क्लियर हो रहा है सर शांत जी कि ट्रेडर्स आर नॉट कवर्ड। Yeah. यहां से क्लियर हो रहा है
कि उनका मतलब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से है या कोई बिजनेस कंसर्न से है या कोई एस्टेब्लिशमेंट से है, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, हम उससे नहीं कह रहे, बट इट इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन, एम आई राइट, प्रोडक्शन of any goods in any manner pertaining to the industry specified under the industrial first schedule of the Industrial Dispute Act and engaged in providing or rendering the services. तो इससे क्लियर होता है कि ट्रेडर यहाँ कवर्ड नहीं है। अब कोई आदमी मेरे को लेके जाता है कि सर सप्लायर की डेफिनेशन पढ़ो, वहां ट्रेडर कवर्ड है, तो आइए सप्लायर की डेफिनेशन में चलते हैं। 2N में पढ़िए सप्लायर की डेफिनेशन क्या है, मैं पढ़ता हूं, श्री जी पहले सुनिए। सप्लायर मीन्स ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज हु हैज फाइल्ड ए मेमोरेंडम टू एन अथॉरिटी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 8(1) एंड इंक्लूड्स, यहां तक पढ़ दो फिर मैं बताता हूं। तो सर आप ये ना कहा करो मैं पढ़ता हूँ, आप कहा करो मैं बोलता हूँ। आप तो बोलते हो, पढ़ते कहाँ हो? तो फिर आप पढ़ो ना, मैं पढ़ा के आप पढ़ो, मैं तो पढ़ता तो मैं हूं। कोई कागज नहीं है मेरे पास, मोदी जी की तरह वो सामने स्क्रीन नहीं है कि स्क्रीन से देख के पढ़ रहे हैं, मेरे पास कोई स्क्रीन नहीं है, पढ़ो ना। सप्लायर मींस माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस who has filed a memorandum with the authority referred to in subsection 8(1) and includes, please note the word and includes। अब यहां पर मेमोरेंडम नहीं है, इंक्लूड्स नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन बीइंग ए कंपनी, बिल्कुल सर। इट इंक्लूड्स स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ए स्टेट और ए यूनियन टेरिटरी बीइंग ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, एम आई राइट? बिल्कुल सही है, यही है सर। राइट। अब तीसरा पढ़िए, इट इंक्लूड्स, अब याद रुक जाना, ए कंपनी or a cooperative society or a trust or a body, whatever name called, यही लिखा है, बिल्कुल यही लिखा है सर। whatever name called, वो कह रहा है registered or constituted under any law for the time being in force for selling the goods produced by the micro or small enterprise and, please note the word and है और नहीं है, and providing the services relating to that enterprise। अब जरा such enterprise, अब जरा दोबारा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ देना। और सर तुझसे न्याणा की तरह रट्टे लगाए थे। चलो जी। ये देखो बार बार हमने रट्टे लगा ली, यही तो दिक्कत है, पढ़ो तो दिक्कत, ना पढ़ो तो दिक्कत है, समझिए सर। सप्लायर मींस माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस। सप्लायर मींस means a micro or small enterprises which has filed a memorandum with the authority referred to in subsection 1 of section 8 and includes। अब जरा इंक्लूड वाले में रजिस्ट्रेशन नहीं है, इंक्लूड में रजिस्ट्रेशन नहीं है, इंक्लूड नंबर 1 the National Small Industrial Corporation being a company registered under Companies Act। ठीक है, अगला Small Industrial Development Corporation of a state or union territory by whatever name called being a company registered under the Companies Act। Okay, अब थर्ड आस्ता सा पढ़ना। Any company, cooperative society, trust or a body by whatever name called registered or constituted under any law for the time being in force and engaged in selling goods and यार रुकना, and engaged in selling goods of selling produced goods by micro or small enterprises and rendering services which are provided by the such enterprises। या सर्विस वाला नहीं है, प्रोवाइडेड बाय सच एंटरप्राइज। पहला ये सुन लो, ये ट्रेडर नहीं है, आप इसको ट्रेडर मत कह देना कि ये तो सेल कर रहा है। ये स्पेशल टाइप ऑफ सोसाइटीज है, बॉडी है, कंपनी है, जो स्टेट में बनी हुई होंगी, जो का काम सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को गुड्स लेकर सेलिंग करना। जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए भी प्राइमरी सोसाइटीज होती हैं, ये होती हैं। ये काम ट्रेडर नहीं है, ये आदमी एक ही काम करता है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज की सेलिंग करता है एक्सक्लूसिवली, और वो बॉडी है, वो है, और वो रजिस्टर्ड है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ
फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, किसी भी रोज में लॉ है, चाहे स्टेट में लॉ ने कर दिया है, और उसका काम है गुड्स बेचना एंड प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। ये सर्विस वो वाला नहीं है, प्रोवाइडेड बाय सच एंटरप्राइज। इसका मतलब ये वो वाले ट्रेडर नहीं है, ये एक स्पेसिफिक ट्रेडर है, स्पेसिफाइड ट्रेडर है, स्पेशल टाइप ऑफ ए ट्रेडर है जिसका काम ये वाला है। क्लियर हुआ? तो बताइए। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए इस पे। लास्ट लाइन है जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज से गुड्स लेकर के बेचता है वो भी इस लॉ के अंदर आता है। जो अरे सर ये स्पेशल टाइप ऑफ बनाई गई है, जैसे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री बनाई गई, जैसे स्मॉल स्केल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ऐसे ये बनाई गई वहां पर स्टेट में। मेरे पास ना इस वक्त हाथ में नहीं है 2N, मैं देख रहा था, मेरे को मिला नहीं। मेरा ओपिनियन इसमें ये है, उसके ऊपर आपकी एडवाइस चाहिए। जो डीलर, जो ट्रेडर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की गुड्स बेच रहा है उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। रजिस्टर्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स। ये पर्पस क्या है? इनको स्पेशल टाइप ऑफ मार्केटिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ठीक है बनाई गई है। ये कोई नॉर्मल वाला नहीं है, नॉर्मल ट्रेडर ये नॉर्मल वाला ट्रेडर नहीं है। मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगा। कॉन्स्टिट्यूट इस काम के लिए क्या कि तुम मार्केटिंग करोगे बस। ठीक है, क्लियर है जी? तो इसलिए ट्रेडर कवर्ड नहीं है, ये मैंने पहले बता दिया, ट्रेडर कवर्ड नहीं है। अब क्लियर हुआ सर? मैंने 2B पढ़ दिया, मैंने 2E पढ़ दिया, मैंने आपको 2N भी पढ़ दिया। N भी पढ़ दिया है, और N इसलिए पढ़ा कि लोगों को सप्लायर की डेफिनेशन में, अब आपने एक नोटिस किया शांति जी कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है। Who has filed a memorandum? उन तीनों को छोड़ दीजिए, उनके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है। इनका मेमोरेंडम फाइल करना माइक्रो और स्मॉल में कंपलसरी है। अगर आपने मेमोरेंडम फाइल नहीं किया, हालांकि डिस्क्रिशनरी है शांत जी, टू फाइल मेमोरेंडम इज डिस्क्रिशनरी। एट हिज डिस्क्रिशन ही may file. He may file at his discretion, but if he doesn't want to file, we will not give him benefit of that micro under section 43BH. वो तो नहीं देंगे उसको। वो तो सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट आ गया गुजरात के केस में, शिल्पी के केस में क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, वेरी क्लियर हो गया ना सर? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट कि देखिए, मेरे को उसने बताया नहीं है, बिल में उसने लिखा नहीं है, या तो बिल में लिख दे, बिल में भी लिखा जाएगा तो भी आप उसको वेरीफाई कर लीजिए पोर्टल से। हो सकता है बोगस नंबर दे दिया, बोगस नंबर दे के ले रहा हो अपना बेनिफिट 45 डेज का, 15 दिन का। तो अगर नंबर आ गया आपके पास तो आप वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो बोगस नंबर आपको देकर 45 डेज या 15 दिन में पेमेंट लेना चाहता है। पहला पॉइंट। अगर नहीं है, उसने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, तो एक आपकी ड्यूटी है सर कि आप उसको लिखिए कि देखिए, वी आर डीलिंग विद यू, प्लीज लेट अस नो वेदर यू आर रजिस्टर्ड एज माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज। इफ सो, kindly provide your certificate, registration certificate within such and such date. फिर एक वो नहीं जवाब दे तो एक और रिमाइंडर दीजिए, you are advised on such and such date, copy of the letter enclosed, that please let us know about that. You have not responded to that. We are giving you one more opportunity to write to us, failing which we will presume that you are not covered under micro or small enterprise. अब वो बाकी आपकी मर्जी है उसको क्या कहना है या नहीं कहना। बात तो समझ में आ गई? वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपके पास ये 2 लेटर जरूर होने चाहिए। 2 से ज्यादा हो तो और अच्छा, नहीं तो 2 तो होने चाहिए कि हमने उसको सफिशिएंट टाइम दिया है, उसको बोला है और वो जवाब नहीं देता तो मैं क्या करूं? मैंने तो पता ही नहीं मेरा माइक्रो स्मॉल है, या तो खुद ही बताए, वैसे तो ड्यूटी उसकी है मुझे बताए, वो नहीं बताता तो मैंने भी बोल दिया। वो चुप है तो मैं क्या करूं? वो तो आप कहेंगे चुप रहे, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने तो उसको बोला कि मुझे बता दे, वो कहता नहीं बताता तो मैं क्या कर सकता हूं? तो ये समझ में आ गया कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है और उसको हमें सेटिस्फाई करना है ऑडिटर को कि भैया हमने एफर्ट कर ली, लेकिन वो जवाब नहीं देता तो बात खत्म होगी। अगर रजिस्टर्ड है तो है,
नहीं तो नहीं है। ये भी क्लियर हुआ सर? क्लियर क्लियर। अब कई कहते हैं मैं 44 AD में हूं, मेरी 2 करोड़ से नीचे प्रेजेंटिव टैक्स में। कोई कहता है मैं प्रोफेशनल हूं, मेरा 75 लाख या 50 लाख से कम है, या 44 AE में हूं, मेरा 10 ट्रक से ऊपर नहीं है। इन ऑल दिस केसेस सेक्शन 43BH नहीं लगता है, क्योंकि लॉ कहता है, सुनिए इसमें क्या लिखा है 44 AD में, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर सेक्शन 28 to 43C। तो जब उसमें लिखा कि 28 और 43C देखना ही नहीं है, तो फिर 43B क्यों देखेंगे? हम नहीं देखेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? आपको डिसअलाउ नहीं होगा, इंटरेस्ट तो पड़ेगा। इंटरेस्ट तो पहले भी पड़ता था, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे आपने TDS नहीं काटा 44 AD में, TDS नहीं काटा तो 30% डिसअलाउ नहीं होता है, लेकिन नॉन डिडक्शन ऑफ TDS की पेनल्टी तो लगती है। TDS काटना तो आपको जरूरी था, आपने काटा नहीं है तो पेनल्टी दो, लेकिन 30% डिसअलाउड नहीं होगा, क्योंकि आप तो इनकम को प्रिज्यूम कर रहे हो 8% या 6%। क्लियर है? यहां क्लियर है कि 44 AD में, 44 ADA में, 44 AE में सेक्शन 43B क्लॉज क्या 43B पूरा का पूरा नहीं लगता है। ये क्लियर है सर? एनीवन नॉट क्लियर? ये Clear. नहीं लगेगा जो छोटे छोटे दुकान, लेकिन इंटरेस्ट पड़ेगा। वो तो सेक्शन 16 कहता है हाँ that if you do not make the payment within the specified day, that is 15 days or 45 days, you are liable to pay interest. You shall be liable. Shall लिखा है, you shall be liable to pay interest at 3 times of the bank rate, compounded at monthly rest from the date of the expiry of 15 days or 45 days, as the case may be. कहता है ना कि बिल्कुल। आपको इंटरेस्ट कब से शुरू होगा? 15 दिन के बाद या 45 दिन के बाद। कितना इंटरेस्ट होगा? 3 times मंथली रेस्ट। ये तो सर 2006 से है, ये तो 2006 से है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। हालांकि सेक्शन 22 में लिखा है कि अगर आपके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं अंडर एनी अदर लॉ, तो आपको अपने एनुअल अकाउंट्स में इंटरेस्ट का प्रोविजन करना है, लेकिन कोई कर ही नहीं। कॉर्पोरेट, दैट इज फॉर द कॉर्पोरेट। हाँ करना है। करना है। कहाँ लिखा कॉर्पोरेट? दैट इज जिसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं। सेक्शन जिसके account- 22 पढ़ भाई, पढ़ सर। अश्विनी जी, करता जी, सेक्शन 22 पढ़िए, और 23 में लिखा ये एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। पढ़ो सर, पढ़ो। ढूंढते रह जाओगे। मेरी बुकलेट इस वक्त मिल नहीं रही, कहीं मैंने रख दी ऊपर नीचे फाइलों कोई में नहीं, रखी। हमारे करता बस बहुत नहीं तेज नहीं, है। where any buyer is required to get his annual accounts audited under any law for the time being in force. सब Such यही रुक buyer- जा आज सा पढ़ा। Where buyer is required to get his account audited under any law of force. So कहाँ लिखा है सर कॉर्पोरेट? ठीक है, डन डन डन। ये ऑडिट आगे पढ़ो पूरा। Such a buyer shall furnish the following additional information in his annual statement of accounts, namely हाँ, वो एडिशनल में लिखा था इंटरेस्ट क्या है पेबल। और एक और वाली है, सेक्शन 17 में आइए, section फिर 17. सेक्शन 23 में जाना। Section 70 70 कहता है सर, for any goods supplied or services rendered by the supplier, the buyer shall be liable to pay the amount with interest thereon interest. as provided under section 16. Yes. 16 buyer shall be liable to pay a amount plus interest। और सेक्शन 23 चला जा, उसमें लिखा कि इंटरेस्ट डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। Notwithstanding anything contained in the Income Tax Act 1961, the amount of interest payable or paid by the buyer under or in accordance with the provision of this act shall not, for the purpose of computation of income under the Income Tax Act, be allowed as deduction. बिल्कुल ठीक है सर। सर, लेकिन आज तक किसी ने इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया था, क्योंकि किसी ने क्लेम नहीं किया। 90% लोग नहीं करते थे, लेकिन करना जरूरी था अगर अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, लेकिन नहीं किया। और करने के बाद देते भी नहीं है, क्योंकि देने के लिए वो डिस्प्यूट रेज करेगा तो आपको वो फेलिसिटेशन काउंसिल के पास जाना पड़ता है कि सर मेरा इंटरेस्ट नहीं दे रहा। कोई जाता ही नहीं था, लड़ना थोड़ी है। एक फेलिसिटेशन काउंसिल बनी हुई है, उसके बाद जाना पड़ता था डिस्प्यूट अगर हो तो। कोई करता नहीं।
लेकिन इंटरेस्ट तो मैंडेटरी है वैसे तो, लेकिन सर क्लेम law ने सर कहा क्लेम इज SME नॉट में- इम्पोर्टेंट। है जी क्लेम करना तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना सर इस केस में। सर, Claim- एक मिनट, हाँ आपको प्रोवाइड करना कंपलसरी है, और यस 17 सेक्टर कहता है पेमेंट करना भी कंपलसरी है। करता कौन है? अरे एसएमएससी ने यही कहा, एमएसएमई ने कहा सर इंटरेस्ट देता कौन है, और हमारे पास लड़ने की कैपेसिटी नहीं है। आप कोई ऐसा लॉ बनवाओ कि जिससे उसको चुभे और वो पेमेंट मुझे दे दे। चुभे का मतलब उसको एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा, अपने आप पेमेंट देगा। ये पर्पज है 43B। मैं गया उनको कहने सर इसको कर दो, कहता हम नहीं कर सकते, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पहले जब तक एसएमई इंडस्ट्री हमें नहीं कहेगी कि इसको रिलैक्स कर दो तब तक हम कर नहीं सकते, क्योंकि एमएसएमई ने करवाया है, ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कराया। एमएसएमई ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करी, काइंडली ब्रिंग आउट ए प्रोविजन सो दैट द एमएसएमई गेट द पेमेंट इन राइट टाइम, बिकॉज द इंटरेस्ट ऑल्दो इज प्रोवाइडेड बट नोबडी इज पेइंग इंटरेस्ट एंड नोबडी इज टेकिंग इंटरेस्ट। इसलिए 43BH लाया गया, और ये 1 अप्रैल 2023 से लाया गया। किसी ने बॉदर नहीं किया। किया जब जी, किया फरवरी का किया महीना किया। आया सबको तकलीफ हो गई कि 45 दिन आ गए, 15 दिन आने वाले हैं। उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि भैया पार्लियामेंट नहीं बैठी है। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करनी थी तो पार्लियामेंट बैठी होती तो उस वक्त लॉ को चेंज करवाते, कोई कुछ लाते। और अब तो और भी दिक्कत हो गई, क्योंकि मैंने कहा तो वो कह रहे थे, हमने रिक्वेस्ट किया एक वो ला दो बेनिफिशियल सर्कुलर कि 1 साल के लिए अब इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर करेंगे। लॉ बदल नहीं सकते, इतना बेनिफिशियल कर सकते थे, वी आर डेफरिंग फॉर 1 ईयर। अब तो वो भी चांस नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कोड लग गया है। कोड लग गया। अब तो वो भी चांस नहीं है, इलेक्शन कोड लग गया है। तो ये सोच के चलिए, अब तो वही रहेगा जो सामने लॉ है। मैं इसमें क्या बोलूं, इसमें लॉ ये है क्या हो। अभी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में सुनिए सर, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने अब पढ़ा ध्यान से। और सर संजय अग्रवाल सर, वो एसोसिए, प्लीज जरा अपना दर्शन दीजिए। संजय जी सर शक्ल दिखाओ, दर्शन फोटो दीजिए लीजिए संजय तो। जी। संजय जी दर्शन नहीं दे रहे। सर आगे एक लगता है। मिनट, वो 1 मिनट जा रहा था, आपने उसमें भी रोक दिया सर। कर दो। अब तक दर्शन सुनिए, मैंने पहले जो भी बोला आज सुनिए। सेक्शन 43BH कहता है अगर कोई सम पेबल होगा माइक्रो स्मॉल को, वो अलाउड नहीं होगा इरिस्पेक्टिव द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द एसएससी। तो मैंने ऑडिट फी प्रोवाइड कर दी आपके नाम पे, तो भी खर्चा मिलेगा नहीं। सर्विस तो आपने रेंडर ही नहीं करी, लेकिन अब तो खर्चा ही नहीं मिलेगा। अरे सर्विस तो बात की बात है, खर्चा पेबल है और पेबल मिलना नहीं है। इट विल बी अलाउड इन द ईयर इट इज पेड। और फिर आप नवंबर सितंबर में ऑडिट करोगे, उसके बाद बिल दोगे, फिर मैं उसकी पेमेंट करूंगा। तो भाई साहब अब तो 31 मार्च को कोई भी ये वाले है? 2-4 इशू ऑलरेडी भेज चुके हैं, और एक मीटिंग अब हुई क्या थी करोगे? अभी। भेज चुके, 31 मार्च तो आ गई। सर सर्कुलर तो कोई दे और सकते हैं ना, सर्कुलर वो बाद में निकाल देंगे, लेकिन आजकल वो है कोड, कोई फैसिलिटी देते हुए भी कोर्ट में सोचना सर्कुलर पड़ेगा। तो बेनिफिशियल तो निकल ही सकता है, सर अभी भी नहीं निकल सकता। आप क्लैरिफिकेशन वगैरह। देकर अपोजिशन को मौका दे रहे हैं कि ये देखो वोट बैंक इकट्ठे कर, लेकिन उनको नहीं पता वोट बैंक नहीं होगा, एमएसएमई नाराज हो जाएंगे। सर ये बात ठीक देखिए, कह रहे हो। मैंने हाँ। भेज दी थी ये पिछले, अभी जनवरी में ही भेज दी थी मैंने, दिसंबर जनवरी में 2 रिप्रेजेंटेशन इसी अकाउंट में भेजी थी, हाँ जी। डायरेक्टली अफेक्टिंग अस। सो मैं ये बोल रहा हूं सर, हमारा ऑडिट फी भी जो 31 मार्च को पेबल था, वो मेरा टीडीएस भी काट लेता था, उसको ड्यू बेसिस पे खर्चा भी मिल जाता था। अब उसको ये खर्चा मिलना ही नहीं है कि 43BH में लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग हम अलाउ नहीं करेंगे जब तक पेमेंट नहीं हो। पेमेंट कहां से हो गई? और जब आप सर्विस रेंडर करोगे तो बिल देंगे, उस बिल की पेमेंट 15 दिन 45 दिन है, और नहीं देगा और 31 मार्च अगली को ड्यू होगा तो नहीं होगा। एक पॉइंट और, जो 31 मार्च 23 तक था वो पैसा आपने नहीं दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो 31 मार्च 23 को ड्यू था। लेकिन आप उसके बाद माल लेते रहे, या तो बिल वाइज पेमेंट करिए, अगर ऑन अकाउंट पेमेंट करेंगे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा ऑन अकाउंट। या तो लिख के दीजिए इस बिल की पेमेंट में 2 लाख कर रहा हूं और बाकी 15 दिन में ये दे रहा हूं, तो ठीक है। अदरवाइज ऑन अकाउंट पेमेंट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होती है, और बिल वाइज पेमेंट करेंगे तो 31 मार्च 2023 का जो ड्यू है वो
वो डिसअलाउ नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ड्यू ले बेसिस चुके पे हैं, वो तो हो चुका है, प्रोडक्शन ले चुके हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी ले चुके हैं। क्लियर जी, ये भी पॉइंट में बताना। अब ओपन हाउस है, जो पूछना पूछे, मैं सेक्शन से कोट करके आपको बताऊंगा क्या है। सर उसका क्या करें, जैसे एक क्वेश्चन आया था ना, क्या एलसी सर, क्वेश्चन एलसी पूछिए ना। एक एक एलसी मिनट के सर, ऊपर, क्वेश्चन एलसी है के ऊपर आया है। एलसी है? अगर हमें बायर सेलर में एलसी के थ्रू पेमेंट जाना है और एलसी की टर्म्स 90 डेज है या 120 डेज है, तो भी हमें 45 डेज के ऊपर आना पड़ेगा। देखिए, अगर बैंक उसके बिहाफ पर पेमेंट दे देता है तो बात अलग है। बैंक उसके हिसाब से पेमेंट दे देता है। एलसी का होता है, कई एलसी होती है कि वो पेमेंट अभी आपको मिल जाएगी, तब तो ठीक है, नहीं तो वो एलसी हो, कुछ भी हो, लॉ तो लॉ ही है 45 डेज का। नहीं गुरुजी, 45 days एलसी है जी। गुरुजी एलसी के अंदर बैंक जो है क्रेडिटर बन जाता है, पार्टी को तो बैंक दे ही देता है, वरना एलसी का वो कोई यूज नहीं सर, कई जगह पे नहीं है, कई जगह पे वो देता कितने दिन में दूंगा, नहीं आया तो। कई तरह डिफरेंट टाइप की एलसी है। वहां एक तो होता लग है जाएगा पेमेंट गुरुजी। इमीडिएटली मेड, एक जहाँ होता है पेमेंट क्रेडिटर को नहीं इमीडिएटली मिली तो मेड मिलेगा ही, है। गुरुजी जहाँ क्रेडिटर को पेमेंट नहीं मिली तो लगेगा ही। हाँ वही कह रहा हूं बस, अगर नहीं मिली तो लगेगा, बैंक ने दे दी तो खत्म। और सवाल सर पूछ विदिन लीजिए 45 सर। डेज देनी पड़ेगी कि 120 डेज भी दे सकते हैं? फिर वही लिखा है, इन नो केस द एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड द सेलर इन राइटिंग कैन एक्सीड 45 डेज। तो फिर क्यों पूछ रहे हो 120 डेज? इन नो एलसी में 120 डेज है गुरुजी। एग्रीमेंट है ना, एलसी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड द सेलर टू पे। Sir, in no case the agreement should be more than 45 days. डन जी, डन, एग्रीड। No question. नो क्वेश्चन। अश्विनी जी, दिल है के मानता नहीं, मना लो दिल। आप मेंबर का नहीं है क्वेश्चन था, आई थिंक आपका रिजॉल्व हो गया जी, 45 डेज ही लगेगा। जी। हाँ, आगे बोलिए, आगे क्वेश्चन आगे लिखते जाइए। टर्नओवर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको सेक्शन वाइज पढ़ाकर उसको आपके सामने लाएं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि जो मैं बोल रहा हूं वो ये लॉ है। अब नीलकांत जी मैं सब भी आए हैं, मुझे क्या पता मैं नीलकांत जी ने गुरुजी सुना नहीं सुना है। मैं गुरुजी कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मैं तो मेमरो कह रहा हूँ, जिसने पूछना है अपने आप हैंड रेज करके हैंड पूछे। रेज करके पूछिए, हाँ जी, ऑलवेज वेलकम। लो जी, सर, दीक्षा ठाकुर जी पूछिए आप। भैया मैं तब तक मानूंगा नहीं एक जब तक श्रीवास्तव 400 को पार पैनलिस्ट बना दो। 370 पार हुए। 300 एक रहता है, मैं अभी करता हूँ गुरुजी दूसरे लॉगिन से। चलो चलो एक श्रीवास्तव जी को पैनल में डाल दो। सर, ये नहीं, 370 पार जो हुए ना, ये तो सिर्फ एनडीए के नहीं है, बीजेपी के। एनडीए नहीं के तो अभी कर 400 देता पार। हूँ गुरुजी। अभी मेरा मैसेज आएगा कि क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए, हो 400 हो जाएगा, 400 लाइए पार। लाइए लाइए लाइए, नहीं 400 दो पार अभी करते कम हैं हो गए हैं पहले से। अभी 400 पार करते हैं। चलो चलो करो, आगे बोलो। कंपनी को क्वेश्चन पूछिए, जो हैंड रेज कर रहा है पूछिए। सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी। प्रभु, मैं ये कह रहा था कि जो एलसी होती है ना, एलसी एज पर द नॉर्मल पॉलिसी ऑफ द सिस्टम, वी कंसिडर दैट इट इज कंसिडर्ड टू बी पेड इफ द बोरोवर डजंट पे ऑन द ड्यू डेट, इट इज कंसिडर्ड, इट इज डिवॉल्व्ड। व्हेन इट इज डिवॉल्व्ड, समय सबमिशन गुरु जी चलना दे रहे हैं, चलना। अगर if it is devolved, then the account is affected in the other part, but the question is for the purpose of making the payment, it is already, जैसे एक payment Sir, made he shall make payment within 45 days. He shall make payment. पेमेंट 45 डेज में आनी है, पेमेंट तो 120 दिन में आ रही है। आप पढ़ो तो सही, सेक्शन में क्या कहता है, सेक्शन 15, द बायर शैल मेक पेमेंट विद इन 45 डेज। हाँ जी, दीक्षा ठाकुर जी आप पूछिए अपना क्वेश्चन। विपुल अरोड़ा जी। It's 7 o'clock. मीनवाइल मेरा एक क्वेश्चन है, मैं तो काढ़ा पी रहा हूँ, कुछ नहीं, चाय वाय नहीं है, काढ़ा है। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पॉइंट सेक्शन एन पे 2N पे दोबारा आना चाहता हूँ। हाँ जी, सेक्शन 2N हाँ। पे एक बार दोबारा क्लेरिफिकेशन आइए चाहता हूँ। आइए आइए आइए। मैं सेक्शन पढ़ रहा हूँ। सेक्शन 2N, सप्लायर मींस ए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये इंक्लूड्स है, मीन्स नहीं है सर, ये मीन्स नहीं है, इंक्लूड्स है। इंक्लूड मीन तो सब कुछ हो गया। ओके, इंक्लूड। नाउ कम टू 1 2 3, हाँ इंक्लूड जी। 1, इंक्लूड 2, इंक्लूड 3, इंक्लूड 3 मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इंक्लूड एनी कंपनी, हाँ जी। एनी कंपनी, हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ जी।
or body by whatever name called, Registered or or constituted constituted. under any law for the time being in force, For engaged what purpose it is registered? For marketing for marketing, yes, engaged. sir, for engaged in the selling of goods and produced engaged. by the micro and small enterprise and revenue service which are provided by such an enterprise. Now, मेरा क्वेश्चन आप सुनिए. मैं एक स्मॉल एंटरप्राइज हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर एक कंपनी है, वो कहीं साउथ में बैठा हुआ है, वो मेरे बिहाफ के ऊपर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मेरा माल बेच रहा है, रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, तो वो इसमें इंक्लूड होगा. दिस इज माय ओपिनियन. सर ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है. वो तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपका वो कंसाइनी एजेंट हो, तो मे बी अदरवाइज तो पक्का आड़तिया तो मतलब ही नहीं है. एक सर, मिनट सर, एंड इंक्लूड्स द कंपनी. आपको प्रॉपर्टी हैंडओवर हो गई उसको बायर को, फिर आपका बिहाफ क्या बेच रहा है वो? ही इज सेलिंग गुड्स टू यू. क्या वो गुड्स डिलीवरी नहीं मानी जाएगी? सर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, सर मेरा ये तो डीलर, ऐसी मेरा है डीलर. जैसे विलेज में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली जाती है कि जी. एग्रीकल्चर सारे अपना माल उसको दे देंगे और वो जी. बेचेगा. बेचेगा, इसी ठीक. तरह ये बनाई गई है हाँ, कि पर वो भाई मैन्युफैक्चरर नहीं है, पर वो मैन्युफैक्चरर नहीं है. ही इज नॉट मैन्युफैक्चरर, ही इज नॉट प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग. वो तो कह रहा है मैं दूसरे का माल बेच रहा हूं, लेकिन वो पर्पस है मैन्युफैक्चरर की वजह से बना है. वो सोसाइटी जो बनाई गई है, वो ट्रस्ट बनाया गया, वो एक्सक्लूसिव पर्पस क्या है? एक्सक्लूसिव उसका पर्पस. गुड्स बेचेंगे. हाँ, एक्सक्लूसिव पर्पस है कि वो माइक्रो और स्मॉल का माल बेचेंगे. अब वो माल बेच रहा है और उसको, वो भी तो उसके बिहाफ पे वो इसकी एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन के अंदर आ गया. दोबारा पढ़ना, मार्केटिंग ऑफ द गुड्स, आगे क्या वर्ड लिखा है? एक मिनट. मार्केटिंग, सेलिंग गुड्स produced by micro and small enterprise and renting services which are provided by such enterprises, which are provided by ये कौन सा सेक्शन था? by such micro and small enterprises. मार्केटिंग नहीं लिखा. प्राइसेस लिखा ना, प्रोवाइडेड बाय सच, मतलब अगर माइक्रो और स्मॉल ने उसको प्रोवाइड. अरे सर एंटरप्राइजेस लिखा ना, लिखा है. तो फिर वो मार्केट 4-5 आदमियों का मिलके बना रहा है वो काम, उसका पर सिंगल का नहीं है. ये वही तो कर रहा है, वो 10 आदमी मिलके कह तू एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसके अंदर जाएंगे, वो अप्रूव्ड होती है वहां. सर एंटरप्राइज नहीं लिखा, ऑफ ए एंटरप्राइज, ऑफ सच एंटरप्राइजेस, ऑफ सच एंटरप्राइजेस. तो वो प्लूरल है. सच एंटरप्राइजेस का मतलब यहाँ पे ये है कि भी ऐसे जो भी एंटरप्राइज हैं जिन्हों एक कंपनी जो सच एंटरप्राइजेस का माल बेच, एक्सक्लूसिवली माल बेच रही है. सच एंटरप्राइज लिखना है. सच एंटरप्राइज का मिलकर है, 2 या 2 से ज्यादा मिलकर वो ये काम करवा रहे हैं. मान लो मेरा कहना, ये सोसाइटीज बनती हैं जिस तरह मार्केटिंग की सोसाइटी बनती है कि उनके ब्याह पे बेचते हैं, उसी बात है. ये नॉर्मल वाला नहीं है. फिर तो सारे कर देंगे, वो तो 2 मिनट का काम है. फिर तो पर्पस ही डिफीट हो गया. उसको तो बनाया ही नहीं है, रजिस्टर भी नहीं कराना. नहीं सर, नहीं. इसकी सेंस में जो गुरुजी कह रहे हैं ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनती है सेपरेटली, उसी सेंस में है. हाँ, उसी सेंस में है. ऐसे है ना, बीइंग मेंबर ऑफ द वन ऑफ द काउंसिल इन पंजाब, हम लोग जो 2N में जो ट्रेडर, जो डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर, तो सब 3 डालने की जरूरत ही नहीं थी. भी तो ट्रेडर बगैर रजिस्ट्रेशन में भी कवर हो गया. और कमाल कर रहे. फिर तो ट्रेडर बगैर रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया. यहाँ तो रजिस्ट्रेशन लिखा ही नहीं है. इंक्लूड्स में कहाँ रजिस्ट्रेशन? नहीं, पर ये स्पेसिफिक ट्रेडर है. ये स्पेसिफिक ट्रेडर जो माइक्रो का माल 2 या 3 ने मिलकर को सोसाइटी बना ली किसी गांव में, किसी स्टेट में, किसी ने वो, और वो वाले दे आर नॉट द नॉर्मल ट्रेडर. आई डोंट एग्री. ट्रेडर नहीं है, नॉर्मल ट्रेडर नहीं है, स्पेशल ट्रेडर है. स्पेशल ट्रेडर ओनली फॉर दिस पर्पस कि माइक्रो और स्मॉल का माल बेचेंगे. स्पेशल ट्रेडर फॉर द पर्पस और ऑफ. उसी से फिर और सुनिए, और नहीं लिखा, एंड सर्विस, एंड है और नहीं है लास्ट में, एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड रेंडिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय सच एंटरप्राइज. वो एंड है, और भी नहीं है. एंड है. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और नहीं है, एंड है. एंड लिखा हुआ है. प्लीज, तो मेरा कहना मान जाइए, अच्छा रहेगा. बाकी तो आपकी मान लीजिए बात. हाँ जी, विपुल जी पूछिए क्वेश्चन. सर विपुल जी, दीक्षा. सर नमस्कार सर.
नमस्कार जी। नमस्कार। सर मैं ये पूछ रहा था सर 44 एडी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा कि वेदर मैंने बोल तो दिया सर, लेट मत ज्वाइन करा करो। सॉरी सर 44 एडी में कवर फिर नहीं फिर होता आप ये रिकॉर्डिंग 43 सुनना भी, विपुल not जी, आप with रिकॉर्डिंग सर एक सुनना मिनट इसमें और है सर, इसमें 28 to इसमें एक बात 43C मैं कहना चाहता हूँ सर, इसमें हाँ एक जी। बात कहना चाहता हूँ। सेक्शन 24 है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज एक्ट का, उसमें ओवर राइडिंग इफेक्ट लिखा हुआ है। उसमें अरे लिखा मेरे हुआ है प्रभु जी जरा सुनिए, इनकम टैक्स में 43BH आएगा तभी तो करोगे, आपको इंटरेस्ट लगेगा। मैंने कब कहा इंटरेस्ट नहीं लगेगा, प्लीज नोट इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन डिसअलाउ नहीं होगा। डिसअलाउ सर तो सेक्शन आप 15 अकाउंट को से भी बना रहे ओवरराइड हैं, कर रहा है क्या ये करेंगे? सेक्शन। सर सेक्शन 15 के कारण हम कर रहे हैं ना सर 43BH। और नहीं और वो सर, नहीं सर, 43BH तो 43B लगेगा ही नहीं तो BH क्या करेंगे? सर वो एक कहता मिनट नॉट में विद अगर इफ स्टैंडिंग यू अलाउ एनीथिंग मैं बट पढ़ के अंडर बोलता सेक्शन हूँ ये 28 to सेक्शन। 43C सर वहां सेक्शन पर ओवरराइड 24 कर 3 दिया लाइनों का है, 3 लाइनों का सेक्शन है। सर। आप 3 लाइनों का सेक्शन ना पढ़िए, आप इनकम टैक्स एक्ट में अब एक चीज बता दो, अगर आप 28 to 44 में है ही नहीं तो फिर आपको 43B कहां से लगेगा? एक बात बताओ। अरे सर लगना क्योंकि उसका ये जिसकी सेक्शन business सर ये income है 24 या कह रहा है कि प्रोफेशनल इट विल इनकम है। हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ ऑल जी एनी नहीं, अदर प्रोविजन। जी नहीं, नहीं लगेगा अगर वो 44AD वाला है, ओके सर, क्योंकि वो अकाउंट से नहीं बनाता। चलो ठीक है सर, मैं एक बार ये क्लैरिफिकेशन इस 24 सेक्शन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल की पढ़ो जी 24 पढ़ दो जी जरा। 24 मैं मैं पढ़ पढ़ देता रहा हूँ। हूँ सर, 24 मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ मेरे पास 24 है नहीं, वो तो 24, एक मैं लाइन का पढ़ है रहा हूँ सर। 24। और The सर जो बोल provisions रहे of वही section सुनना, खोले अपने आप 15 पढ़ेंगे। सर मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ The पढ़िए। provisions of section 15 to 23 shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force। अरे 50 थी तो 15 दिन 45 दिन की बात तो हो रही है। तो सर ये लेकिन वो 15 को ही वहां लेके जा रहा है ना 43B सर, लगे तो सही। 43BH में भी 15 को ही लेके, सेक्शन 15 को ही और लेके सर जा रहा है। 43B लगे तो सही, पहले लगा ही नहीं तो क्या होगा? आपके पास 43B लगेगा तभी तो जाओगे। बी कहता है irrespective of the method of accounting followed by you, it will be allowed in the year in which it paid। ये कहता है ना BH। तो मैं तो कह रहा हूं कि मेरे को तो 30B लग ही नहीं रहा। जब 43B लग नहीं रहा तो इससे ओवरराइडिंग उसका नहीं है, वो अपने को ओवरराइड कर रहा है 15 से 23 को। और ये थोड़ा सा कि आप ये नहीं मैं कह सकते बताऊं, कि इनकम टैक्स में अलाउ होगा, आप ये नहीं कह सकते कि हम 15 दिन में नहीं देंगे, हम 45 दिन में नहीं देंगे, आप ये नहीं कह सकते इंटरेस्ट नहीं देंगे, ये बातें कर रहा है। लेकिन पहले 43BH तो लगे, मैं अकाउंट से नहीं बना रहा। जो सेक्शन 24 है दैट इज फॉर सेक्शन 15 to 23 तक का जो है ये ओवरराइड करता है। ये आर्बिट्रेशन के एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, Yes. उसको ओवरराइड कर रहा है, ये उसको ओवरराइड कर रहा है। सर ये नहीं है, अकॉर्डिंग ठीक टू है मी सर, 44AD ADA में नहीं है। सर ये एक ऑर्डर है पन्ना जी ट्रिब्यूनल का 44AF के ऊपर है, वो सेम क्वेश्चन था कि वेदर 43B विल बी एप्लीकेबल ऑन 44AF। उन्होंने कहा एप्लीकेबल होगा जितने भी क्रेडिटर्स हैं, बिकॉज 44AF वाला भी क्रेडिटर की लिस्ट तो देगा, उसमें अगर कोई ओवरड्यू हो गया है तो उस केस में उन्हें 43B इंटरेस्ट मैं कह रहा हूं देना पड़ेगा इंटरेस्ट। सर मैं इंटरेस्ट स्पीक को ऑन मना दिस नहीं कर रहा मैं सर, इनके ये कह रहा हूं इंटरेस्ट दे। तो फिर 40 आइए भी लगा दो 44AD वाले को, सर 44AD को 30% डिसअलाउ कर दो। नहीं सर, नहीं 44A जो है ना 43AB जे नॉट विथस्टैंडिंग एनी अदर के कारण थोड़ा सा इसमें वो कंफ्यूजन कर रहे हैं। इसमें जो है ना ऑर्डर उसमें उसने सर सुभाष जैन जी, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप 8% दिखा दो या 6% दिखा दो, कमाल 90% लो। ये कौन सा लॉ है? वो ठीक है। और देने वाली जजमेंट दे चुकी है एक लेडी। ये कौन सा लॉ है कि 50% दिखा के 90% कमा लो? ये कोई लॉ है? ये पॉसिबल है? ये गुरुजी एक क्वेश्चन जो है ना, हायर इनकम। संजय जी क्वेश्चन हर बार रेज करते, मानते नहीं है मेंबर हमारे। ये मैं क्वेश्चन मेंबर को नहीं मानते तो मैं क्या करूं? अगर लोग कहते हैं गुस्सा 50 दिलाते हैं लेके यार आप। 90 कमा लो। संजय जी, गुरुजी ने नहीं मानना, आप मानना करो, वोटें आपने लेनी है, गुरुजी ने थोड़ी लेनी है। डिपार्टमेंट तो पागल है, आप 90 कमा लो और 50% में टैक्स दे दो और अश्विनी जी 98% केस निकल जाते हैं। उसका मतलब ये थोड़ी कि लॉ है, ये निकल सर- गए तो सर, निकल गए। पारुल गुप्ता जी क्वेश्चन रेज करना अरे चाह रहे हैं। सर आप सुभाष उनको जैन नहीं जी, कर रहे। लोग डोनेशन दे के कैसे पैसे वापस ले लेते हैं और 98% केस निकल जाते हैं।
और कई तो डोनेशन देते ही नहीं है और क्लेम कर लेते हैं डिडक्शन। छोड़ो ना वो बातें, वो ठीक है सर। वो बातें छोड़ो, लॉ अलाउ नहीं करता है। पारुल गुप्ता जी, अश्विनी जी, पारुल गुप्ता। अरे यार एक मुझे भी मिनट बोलना है। सर, पारुल गुप्ता जी कहाँ पे हैं? आप करो ना उधर से। नहीं, अगर संजय जी वो नहीं है नहीं तो नहीं, मैं तो आप एक इशू मैं kindly रेज एक करना चाहता क्वेश्चन ही हूँ। लें, क्योंकि एक बहुत मिनट, हैंड एक रेज है, मिनट। सबके हमने करने हैं क्वेश्चन। लो जी, प्रहलाद जी, जीवन खन्ना जी, पंकज बांसल जी, कपिल कुमार जी, केशव ग्रोवर जी, केवल कृष्ण जी, एक एक करके पूछे सर। अभी क्या पूछ रहा था? अभी तक तो बड़े दिन काफी है, 31 मार्च को पूछना। गुरुजी फिरकी ले रहे हो आप? हेलो हाँ जी, मैं यही पूछो तो जी। कह रहा हूँ, आज 20 तारीख हो गई है यार, सर, अभी अगर भी किसी ने क्लैरिटी क्यों नहीं? इतने प्रोग्राम तो हो चुके हैं। सर अगर बोलो बोलो। किसी सप्लायर ने अपने आप को उद्योग में रजिस्टर कराया हुआ, उद्योग आधार में रजिस्टर कराया हुआ है, उद्यम और में उन्हें उद्योग आधार में कराया लेकिन उद्यम में कन्वर्ट नहीं किया, माइग्रेट नहीं किया, तो उस केस में क्या एप्लीकेबिलिटी होगी? सर आप उससे पूछिए ना, तो माइक्रो और स्मॉल है कि नहीं है? तूने रजिस्ट्रेशन कराई है तो मुझे सर्टिफिकेट दे। उसने उद्योग आधार का दे दिया, उद्यम का नहीं दिया। हैं? उसने उद्योग आधार का दिया है, उद्यम का नहीं ये दिया। उद्योग उधार क्या होता है मुझे नहीं पता। जो पहले उद्यम से पहले उद्योग आधार होता था। ना आपको उद्यम की रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट तो हर साल अप्लाई करना पड़ता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। नहीं सर नहीं। रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करना पड़ता जी, ऑटोमेटिकली पोर्टल से ले लेता है। अब वो भी ले लेता है, नहीं इंफॉर्मेशन लेता है। पहले अप्लाई तो आपने करना है ना, एक बार मेमोरेंडम तो फाइल करना है। एक बार करना है सर, एक बार करना है। हाँ। ऐसे है, बाकी जब वो इनकम टैक्स की साइड से लेता है। सर जितने भी जितने भी आधार वाले थे वो सबको दोबारा से उद्यम में अप्लाई करना कंपलसरी था एक बार, उसके बाद पोर्टल से अपने आप ले लेता है। सर मेरा एक क्वेश्चन इसमें आएगा, अगर उद्यम ईएम 2006 में जब ये एक्ट आया है तो ईएम पार्ट 2 वाज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ईएम पार्ट 2 एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम पार्ट 2 वाज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ये हमारा आ गया उद्योग आधार, आ गया लगभग ये 2018 में आ गया उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आ गया। अब जो नई डेफिनेशन आई है इसके बाद उद्यम आ गया, उद्यम इसके बाद उद्यम आ गया। मैंने अभी जो इनका क्वेश्चन था केशव जी का, मेरे पास उद्योग आधार का तो है, रजिस्ट्रेशन है, पर अब गवर्नमेंट ने उसको चेंज करके उद्यम में कन्वर्ट कर दिया, वो मैंने नहीं लिया। पर मेरे पास एज स्मॉल स्केल रजिस्ट्रेशन आधार, उद्योग आधार मेमोरेंडम के उधार पे है, मैंने उद्यम में कन्वर्ट नहीं कराया। वेदर आई विल बी ट्रीटेड एज माइक्रो और स्मॉल और नॉट? नहीं सर, नहीं होगा, करना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, वो उसमें एप्लीकेबल नहीं था जब। सर सरकार तो हर साल बदल देगी स्कीम। नहीं चलो कोई नहीं, इसका सर मेरे बाद में करते हैं, क्वेश्चन ले लें मेंबरों के। क्योंकि एक्ट प्रोवाइड करता है, मैंने 180 डेज में अपना मेमोरेंडम जो है वो स्टार्टिंग था 180 डेज वाला। अब तो सर इसको छोड़ के क्वेश्चन ले लें सर, एक मिनट क्वेश्चन ले लें शांत जी। हाँ ठीक, क्वेश्चन ले लें मेंबरों के, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, 15-20 मिनट में। पीके नंद जी, हाँ जी सर, एक एक करके पूछिए प्लीज। पीके नंद जी पूछिए सर क्वेश्चन। हाँ जी सर, पीके नंद जी, हाँ जी हाँ जी सर पूछिए। सर मेरा सप्लायर है जी, उसका ओपनिंग बैलेंस खड़ा है जी काफी हैवी लैक्स ऑफ रुपीस सप्लायर का। तो मैं आवाज नहीं आ रही थी। हेलो, तो गुरुजी ने सर क्वेश्चन आंसर कर दिया कि अगर ओपनिंग बैलेंस खड़ा है, अगर ऑन अकाउंट है तो फीफो मेथड जाएगा, अगर आपका बिल टू बिल शो करोगे तब अलग है। हमने, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमने उससे एग्रीमेंट कर ली है डेफर्ड क्रेडिट का, कि मेरा ओपनिंग बैलेंस को आप डेफर्ड क्रेडिट अलग ट्रांसफर कर लीजिए, करंट पेमेंट दी जाए। विल दैट बी वैलिड और नॉट? सर मुझे बताओ, बिल की पेमेंट, आप जो माल आया उसकी पेमेंट कब की है? पिछली छोड़ दो, 31 मार्च 2023 अमाउंट की पेमेंट मुझे कोई एग्रीमेंट नहीं चाहिए उसका। वो मैं डिडक्शन आप ले चुके हो सप्लायर की, वो राउंड सर, आप डिडक्शन ले चुके हो 31 मार्च 23 वाले की। आप अप्रैल से जो माल खरीदा है मुझे उसके बारे में बताइए। अप्रैल 23 तक की डिडक्शन ले चुके हो, मार्च 23 की करंट ईयर की बात करिए। और करंट ईयर में भी पेमेंट अगर 31 मार्च तक करती है तो मैं उसका कुछ कह ही नहीं रहा। मैं तो 31 मार्च को पेबल होगा तो बोलूंगा। सर मेरा पुरानी पेमेंट जो की है अप्रैल वाले बिलों की, वो राउंड सम में की है। सर राउंड सम में ऑन अकाउंट जब पेमेंट होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं लॉजिकली। मैंने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया सप्लायर, और उसके लिख के दे दिया तेरे को पेमेंट नहीं देनी, तेरा डिस्प्यूट है, जो मर्जी करे, आगे की पेमेंट दे दो, फिर मना कौन कर रहा है? ठीक है जी, वो वैलिड रहेगा। पुराने का एग्रीमेंट कुछ भी हो जाए, हमें नहीं मालूम।
ठीक है हम तो 1 अप्रैल के बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रहलाद सर, जी। मेरा क्वेश्चन है कि ये 43 जो BHS पर इतनी डिस्कशन चल रही है, तो क्या जो अभी ये जो अपना फाइनेंशियल ईयर अब खत्म होने वाला है, ये मार्च आ ही गया है, तो आज जो 3CD आएगी, इस पे हमने पूरी रिपोर्टिंग करनी है इसकी? जी हाँ, क्योंकि इनकम टैक्स की साइड पे ना आप देखोगे तो वहां पर उन्होंने विद इफेक्ट फ्रॉम लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर आगे 24-25 लिखा हुआ है। अरे सर असेसमेंट ईयर है वो, 1/4/2004 लिखा, 24 लिखा है, उसे असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ओके ओके, थैंक यू। वो असेसमेंट ईयर होता है, प्रीवियस ईयर नहीं होता। हाँ जी, रजनीश गुप्ता जी, पंकज बांसल जी, एक एक करके पूछिए क्वेश्चन अपने। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी, रजनीश गुप्ता बोलिए बोल जी रहा हूँ। रजनीश जी। हाँ जी सर, सर मेरा सर क्वेश्चन बोलिए, है क्वेश्चन पूछिए जी। हाँ जी, जैसे असेसमेंट के टाइम डिपार्टमेंट कैरेक्टर की लिस्ट ले लेगा हमसे, उसमें पैन भी होंगे, और तब तक उनके पास MI ऐसा आ जाएगी टोटल भी पैन कौन से MSE में रजिस्टर्ड है, तो वो तो सीधा ही उस पर एडिशन कर देगा, वो थोड़ी देखेगा हमने उसको मेल सर पहले किया आप कि नहीं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए। पहले आप 3CD फॉर्म साइन करना है आपने, आप उसकी बात छोड़िए ये क्या करेगा। 90% केस तो आएंगे ही नहीं, और 98% तो क्यों ये करेगा, वो तो बाद में देखेगा इनकम स्केपिंग असेसमेंट। आप पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है कि आपने 3CD में मेंशन किया कि नहीं किया। आप उसकी बात छोड़िए, एओ तो 98% केस स्क्रूटनी में नहीं आए तो क्या होगा, उसकी छोड़िए। पहले अपनी बात करिए कि हैव यू रिटर्न इन द 3CD, और 3CD में लिखा तो आ ही जाएगा स्क्रूटनी में कि उसने डिसअलाउ नहीं किया। डिसअलाउ आपने नहीं करना, डिसअलाउ तो एसएससी ने करना है। वो कहोगे आप ही रिटर्न भरते हैं, लेकिन साइन मैं नहीं करता, रिटर्न साइन एसएससी करता है। लेकिन 3CD मैं साइन करता हूं, तो मुझे लिख के देना पड़ेगा कि ये डिसअलाउ है, मैं करूंगा नहीं डिसअलाउ। पंकज, हाँ सर, बांसल, हाँ जी पंकज सर, बांसल जी, अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी सर, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, पंकज जी। सर एक बार उद्यम में एक बार बंदे ने रजिस्ट्रेशन करवा ली, जब तक वो अमेंडमेंट नहीं करता तो वो वैलिड रहेगा? क्या अमेंडमेंट नहीं करता? मतलब कि हर साल वो कैसे अपडेट करना कंपलसरी है? हर साल ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, वो कंपलसरी नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए जी। मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है, जल्दी। सर 6 से 7 तक था। ओ गुरु जी, कोई गल नहीं, तुसी बड़ी मुश्किल से टाइम देंदे हो। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सबको ही अनम्यूट कर रखा है। मनीष मिड्डा जी, पारुल गुप्ता जी, देन जतिन कक्कड़ जी। एक टाइम पे बोलो, एक का नाम बोलो, वो उठाए। हाँ जी, कौन बोल रहा है? नमन जी, नमन जी पूछो क्वेश्चन। हेलो सर, एक क्वेरी थी, नमन कपूर बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सर, ये जैसे उद्यम में क्या है ना सर, एज पर सर्टिफिकेट स्टेटस देखते हैं कि ट्रेडर है कि मैन्युफैक्चरर है। तो 31 मार्च पे ही स्टेटस देखेंगे, क्योंकि सर क्या हो रहा है प्रैक्टिकली कि मेनी पीपल जो मैन्युफैक्चरर और एग्जिस्टिंग है वो अपना ट्रेडर सर्टिफिकेट चेंज कर रहे हैं। तो अगर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? सर जैसे मान लीजिए अगर इनवॉइस मान लीजिए डेट ऑफ ट्रांजैक्शन में वो ट्रेडर था तो बात खत्म हो गई। आप वो तो बाद में चेंज कर रहा है तो मैं क्या करूं? मगर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन मेरी वो, मैंने माइक्रो से माल नहीं लिया। अगर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन में डिड आई बाई माल मटेरियल फ्रॉम नहीं, मैंने माइक्रो से लिया नहीं, तो फिर उसको क्यों कर रहे? नहीं, माइक्रो होगा तभी होगा। नहीं, माइक्रो से ही लिया है, बट क्या है कि जैसे कि कोई भी स्कीम नहीं है कि हम इसको कभी भी किसी ने चेंज किया हो मैन्युफैक्चरर से ट्रेडर में, वो चेक कर सकें हम कभी भी। चीज फॉर गॉड से आपको वो प्रोवाइड कर रहा है अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप पोर्टल में जाइए और पोर्टल से चेक कर लीजिए कि उसकी क्या स्टेटस है, बात खत्म हो गई। ये तो उन्होंने दिया है ना। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मनीष मिड्डा जी, अपना क्वेश्चन पूछिए। मनीष मिड्डा जी, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, बहुत सारे केस कि पोर्टल से चेक कर लीजिए। शांत जी पोर्टल में है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आता है उसमें, आता है, इसलिए कह रहा हूं। चलो आगे बोलो, और क्वेश्चन पूछिए जो पूछना। हाँ जी सर, बहुत सारे केसेस में कस्टमर्स ना अपने गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर्स को। अरे सर, अरे किसको बता रहे हो सर? अब ये बात मत कहना। अरे सारे रिकॉर्ड होते हैं, इनपुट क्रेडिट आपने ले रखा है,
आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो, आपके कंप्यूटराइज अकाउंट है, आज का ऑडिट ट्रेल है, क्या हो रहा है? ये नहीं सर, चीजें एक्चुअल मत में गुड्स बताओ। रिटर्न हो रही है सर। अरे एक्चुअल गुड्स रिटर्न है तो बात खत्म हो गई, बात लेकिन खत्म ये हो गई। मत बताओ उनको कि ये कर लो, कि द्वारा नहीं खरीद सर, लेना। उसमें क्वेश्चन ये था कि अगर किसी ने सर एक्चुअल 30 जो गुड्स रिटर्न तभी होता है जब उसमें क्वालिटी की दिक्कत हो। वैसे कोई गुड्स रिटर्न करेगा, इनपुट क्रेडिट ले बैठा हुआ है, अरे कैसे रिटर्न कर देगा? आप सर जीएसटी में भी covered है सर। जो शॉल बिजनेस है ना सर, सर शॉल ये बिजनेस में सर क्या पता रहता क्या है? है, ये जी। सिर्फ तरीके ढूंढे जा रहे हैं, और तरीके ढूंढने का तरीका मैं नहीं बताऊंगा, मोदी जी नहीं सर, बताएंगे। तरीके नहीं सर, ये एक फैक्ट नो, है कि ये जब सिर्फ लोग तरीके सर ढूंढे जा रहे हैं। सर ये नो तरीके नहीं सर, ढूंढ रहे, वे जेन्युइन आउट है, ये प्रॉब्लम वे है। आउट निकालने की कोशिश की जा रही है कि कोई तरीका बता दो जिससे कि चल जाए। मैं नहीं बता सकता, आप अपनी मर्जी कर लीजिए, यू सर टेक योर तरीका नहीं, डिसीजन। सर तरीका नहीं पूछने जा रहे, प्रॉब्लम सर पूछने जा रहे कोई हैं, बात उसका आपस सोल्यूशन नहीं काइंडली होता है बता दें। सर। वो जो छोटे छोटे ट्रेडर की बात कर रहे हो, यहाँ पर हम ट्रेडर थोड़ी बैठे हैं। वो कौन सा ऑडिट कराता है हमसे? ऑडिट वाले की बात करो ना, वो तो स्टॉक नेक्स्ट में है, क्वेश्चन पूछे 44 एडी में होगा, खत्म करो ना उसको। सर। हमें नेक्स्ट बड़े क्वेश्चन आदमियों की पूछे। बात करनी है, छोटे छोटे आदमी की क्या करनी है? नेक्स्ट वो ऑडिट क्वेश्चन नहीं प्लीज। कराता तो बाकी क्या रह गया? सर छोड़ दो, अब हमें क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ होनी चाहिए इंडस्ट्री को। सीए उस लेके बैठ गया है, हाँ क्या होगा? अरे होगा, उनको होगा, हम क्या करें? हमने तो लॉ नहीं बनाया, लॉ तो बनाया एसएमई ने कहा है बना के दो, एसएमई ने हाँ जी, बनवाया है। मनीष शर्मा जी पूछे क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बोलो जी, बोलो सर। जैसे अभी हम मेरे क्लाइंट हैं, वो ट्रेडर नॉर्मल ट्रेडर है मतलब, और उनका भी टर्नओवर 3 करोड़ हुआ है इस बार, तो वो टैक्स ऑडिट में फॉल करेंगे इस बार। तो सर क्या ट्रेडर्स को भी, मतलब जैसे आपने बताया कि सप्लायर में इंक्लूड होना है या नहीं होना, ये कंफर्म यार करना था। बता तो दिया, सप्लायर की डेफिनेशन में ट्रेडर नहीं सर आता, आप दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लेना। दोबारा नहीं आता ट्रेडर उसमें। चलो आगे बढ़ो। अरुण हुजा जी आप पूछिए अपना क्वेश्चन। हुजा हाँ साहब, जी, मेरा भी हुजा साहब का नहीं क्वेश्चन है। पूछ सकते मेरे से, पूछो जी। मेरा भी सेम क्वेश्चन था कि नॉर्मल ट्रेडर जिसे बोल रहे हैं वो इसमें एलिजिबल है या नहीं, आंसर मिल They are गया। not covered. They are not covered. एंटरप्राइज की डेफिनेशन देख लीजिए। राइट, थैंक यू। एंटरप्राइज की डेफिनेशन देखिए अरुण जी, सेक्शन 2 क्लॉज ई। रमाकांत अग्रवाल जी पूछिए। जी सर, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इफ ए ब्रोकरेज एक्सपेंसेस इज पेबल इन असेसिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज ऑन 16/2024 and broker to whom amount of brokerage is payable is not registered under MSME, so whether section 43 एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है तो मुझे को लेना ही नहीं है। एमएसएमई में रजिस्टर्ड होगा तो ही तो मेरे को पेबल करना है। इफ इज नॉट रजिस्टर्ड नहीं, और वो 31 मार्च वाली बातें ना करना। एक कमीशन 31 मार्च वाली बताओ मुझे। चलो मैं तो करता एक मिनट रुकिए। हाँ केशव ग्रोवर जी पूछो क्वेश्चन जल्दी। सर ये पूछना था, जैसे ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमने क्लाइंट ने प्रोविजन नहीं डाली तो हमें ऑडिट रिपोर्ट में उसे डिसअलाउ करना है। सर उस पर आप सेक्शन पढ़ लो ना, मैंने 22 बोला है कि अगर वो एनुअल अकाउंट बनाता है तो एनुअल अकाउंट में आपने रिपोर्ट चार्ट उसमें नहीं करना, ऑडिट रिपोर्ट में आपको रिपोर्ट नोट्स एंड अकाउंट्स में डाल देनी कि भाई इसकी नहीं हुई। वो तो उसमें लिखा है कि यू हैव टू मेंटेन पेबल दिखाना है, लेकिन कर कोई नहीं रहा। नो वन इज डूइंग इट, दैट्स व्हाई दिस लॉ हैज कम। सुशील कुमार जी अपना क्वेश्चन पूछिए जल्दी। सर मेरे ना एक गुड इवनिंग सर। मेरा ना जो ब्रांडेड आउटलेट है क्लाइंट का, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसने 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी दे रखी है, उसके अगेंस्ट जो कंपनी है वो 10 लाख रुपए की गुड्स 10 लाख की कॉस्टिंग की गुड्स उसको प्रोवाइड करेगी। अब उसका हमारा एग्रीमेंट ये है कि उसमें ना जो हमारी मंथली सेल होगी उसमें हमारा मार्जिन काट करके हम उसको पेमेंट करेंगे, मतलब हमारी पेमेंट मंथली बेस पे ड्यू होगी सेल के बेस पे। यदि हमारी सेल 2 लाख रुपए की हुई है तो 20% हमारा मार्जिन। सिक्योरिटी दी गई है सिर्फ उसको, आप सिक्योरिटी से इसको क्यों कनेक्ट कर रहे हो? सिक्योरिटी क्या वो एडजस्ट कर ली उसने पेमेंट के साथ? नहीं करी तो फिर फायदा क्या हुआ? वो दिखा देगा सिक्योरिटी एडजस्टेड तो पेमेंट हो गई, अदरवाइज सिक्योरिटी पड़ी है तो पेमेंट कहां से हो गई? हाँ सलील गुप्ता जी पूछिए क्वेश्चन अपना। नहीं सर, तो क्वेश्चन ये है कि जो एनआईसी कोड उस पर डाला होता है, वो एनआईसी कोड जो हमने परचेज गुड्स की हैं उस पे डिपिक्शन ही नहीं होती। अगर आप पेपर परचेज करते हो और पेपर उस पे पेपर आ ही नहीं रहा, वो कुछ और तरह का आ रहा है, यहाँ सर्विसेज लिख के आ रही है, तो हम सिर्फ उस पे एक ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं एक बार कि आपका जो सर्टिफिकेट है दिस इज रॉन्ग,
और ही डज नॉट रिप्लाई बैक, तो एक और चिट्ठी लिख देंगे, तो क्या कंफर्ट पोजीशन में है? प्लीज लेके, आपको उसने सर्टिफिकेट दिया और आपने पोर्टल में जाके चेक किया, वहां पर क्या निकला, क्या निकला वो बताइए। देखिए सर, क्या वो मैन्युफैक्चरर निकला, क्या वो क्या निकला? मैन्युफैक्चरर निकला तो कवर्ड है, अदरवाइज ही इज अ ट्रेडर। हमने तो पेपर परचेज किया। हाउ डू आई नो कि वो ट्रेडिंग वाला माल दिया कि मैन्युफैक्चरिंग वाला दिया? Then I have नो नॉलेज। objection to it. I will raise an objection to it as a क्योंकि सर ये तरीके ढूंढ रहे हैं सलील जी, तरीके मत ढूंढिए। आपको क्यों अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ला रहे हैं? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, अब मत करो। आपको ये मुझे नहीं पता, तू मेरे को बता, तो कह देना मत दे, माइक्रो वाला है। ऐसे थोड़ी होता है सर। वो तरीके मत ढूंढो, तरीके ढूंढने वो ढूंढ के तुम्हें बताएंगे, हमें नहीं बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हाँ जी, पारुल गुप्ता जी। वो वाला वीडियो मेरा वायरल हो गया, 1 मिलियन लोगों ने देख लिया कि सुधर जाओ नहीं तो मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी, नॉन ऑडिट केस में पार्टनरशिप फर्म है, नॉन ऑडिट केस है, 43 BES की सेम एप्लीकेशन रहेगी? क्यों नहीं होगी मैडम? सिर्फ वो है कि आपको ऑडिट रिपोर्ट 3 CD नहीं देना है, बाकी तो 43 BES तो सबको लगता है। सिर्फ प्रिजम्पटिव को नहीं लगेगा। आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है मैडम, क्योंकि रिटर्न एसएससी भरता है, आप नहीं भरते। आप एसएससी के बिहाफ पे भरते हैं, साइन वो करता है। सिर्फ प्रिजम्पटिव को अलाउड है जी, सिर्फ प्रिजम्पटिव को। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन जो है ट्रेडर से रिलेटेड ही है। जैसे ट्रेडर कवर्ड नहीं है, बट एज पर ऑफिस मेमोरेंडम पैरा 2, ऑफिस मेमोरेंडम 5 सबसेक्शन 2, प्रायोरिटी सेक्टर वाले जो ट्रेडर हैं, दैट इज कवर्ड और नॉट? तो मेरी बात सुन लो, 1 मिनट सुन लो। ऐसा हुआ, रिजर्व बैंक ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि जो प्रायोरिटी लेंडिंग में आप एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं वो कम लगाते हैं। व्हाई दिस बेनिफिट इज गिवन टू द ट्रेडर? वी वांट दिस बेनिफिट टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आप ट्रेडर को क्यों दे रहे? मना हो गया। देन ट्रेडर रैंड कि भैया ये क्या है, एमएससी में हमें भी रजिस्टर कर दो। तो उन्होंने उनको रजिस्टर करा, लिखा गया ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मनी बाइंग और टेकिंग लोन। उस पर्पस के लिए आपको माइक्रो मान लिया गया है या स्मॉल मान लिया गया है, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड दैट इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। और आपको जो करा गया प्रायोरिटी रेट दे रहे हैं इंटरेस्ट का, बस ओनली फॉर दैट पर्पस यू आर माइक्रो और स्मॉल, नॉट फॉर एनी अदर। हाँ, सीमा अरोड़ा जी अपना क्वेश्चन पूछें। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर जैसे एग्रीमेंट में कोई अमाउंट लिखा हुआ कि 5% या 10% कुछ रिटेन करना है, उसका रिटेन कर लिया, तो अगर वो पेमेंट होती है ना जिसमें कहते हैं रिटेंशन मनी, और वो एग्रीमेंट है, वो रिटेंशन मनी को डीम्ड पेमेंट कर लेते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में होती है। वो जो रिटेंशन मनी है डिफरेंट स्टोरी। आप एक रिटेंशन मनी क्रिएट मत कर लीजिए। एक जो ट्रेड में प्रैक्टिस है, अगर ये जो बिल्डर के केस में ये वाला कि भाई वो रिटेंशन मनी रख देते हैं कि क्वालिटी ठीक है कि नहीं है कॉन्ट्रैक्ट वर्क में, उसमें ठीक है, बस और कुछ। ठीक है सर, ठीक और है, कई थैंक यू बार सर, थैंक यू। कॉन्ट्रैक्ट अगर वो है गुड्स एंड उसका दोनों का है तो वैसे ही वो आता ही नहीं है, माइक्रो स्मॉल में आता ही। अगर उसमें लेबर और गुड्स दोनों हैं तो वो कवर्ड नहीं है। दीक्षा ठाकुर जी। सर 7:30 बज गए। बस सर 2-3 क्वेश्चन लेने। दुर्गेश पाठक जी। लो सर, जितने मर्जी लो। पहले सेटिस्फाई हुए हैं कि नहीं हुए? दुर्गेश पाठक जी। सर हेलो, आप सेटिस्फाइड है तो अभी भी 350 लोग बैठे हैं। सेटिस्फाई करना मुश्किल होता है। आर यू सेटिस्फाइड? सर 350 लोग तभी बैठे हैं अगर सेटिस्फाइड हैं। दुर्गेश पाठक जी उसके बाद सतीश बांसल जी। सतीश बांसल जी पूछिए। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ पे ट्रेड प्रैक्टिस है कि कच्चा आड़तिया बिल रेज करता है शेलर वाले को पैडी का प्लस अपने दामी चार्जेस। तो शेलर वाला पेमेंट करता है कच्चे आड़तियों को, साथ में ब्याज भी देता है लेट पेमेंट के ऊपर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ब्याज जो उसका 45 डेज तक ही अलाउड होगा, पहली बात तो। और दूसरा जो तुम्हारा बोली क्वेश्चन सर। कच्चा आड़तिया रेज करता है बिल। कच्चा आड़तिया तो वो आपके यहाँ पे बेच रहा है।
जी कच्चा लेकिन आड़तिया वो बिल सेलिंग ऑन योर बिहाफ, ही इज अ कंसाइनी एजेंट, ही इज नॉट अ सेलर, ही इज हिमसेल्फ अ सप्लायर ऑन योर बिहाफ। वो रजिस्टर्ड है सर्विस सेक्टर में सर। सर वो रजिस्टर्ड, वो जो जीएसटी के लिए कच्चा आड़तिया अलग बात है, और पहले नहीं सेल सर, टैक्स में भी यही होता था, लेकिन उद्यम वो में कंसाइनी है, ही सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, और वो कंसाइनर के अकाउंट्स में मर्ज होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी इन गुड्स डज नॉट पास ऑन टू द कच्चा आड़तिया। वो सिर्फ आपके ब्याह पे, वो आपके ब्याह पे गुड्स रख रहा है, जो बचा वो वापस कर देगा, वो कच्चा आड़तिया अलग होता है। कच्चे आड़तिया के केस में वो एजेंट है ऑफ दी सेलर, तो सेलर वो वाला माना जाएगा जो मीन है, कच्चा आड़तिया सेलर नहीं है। तो सेलर फार्मर भी माना जाएगा जी फिर इस केस में? सर देखिए, पहले तो फार्मर के केस में आपको जो कह रहे हैं, फार्मर बेच किसको रहा है माल, वो पक्का आड़तिया को बेच रहा है, तो फार्मर तो सेलर, अगर सेलर ऑफ द गुड्स है तो क्या फार्मर रजिस्टर्ड है स्मॉल स्केल में, माइक्रो में? फार्मर रजिस्टर्ड नहीं है सर। तो फिर खत्म हो गया, जब माइक्रो स्मॉल में सेलर है ही नहीं तो हमें उसको देखने कहाँ है? जब तक वो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज में रजिस्टर्ड नहीं है, फार्मर इज नॉट कवर्ड। लेकिन बिल तो सर उसका बिल कच्चा आड़तिया देता है सर सेलर वाले को अपना। वो सर कच्चा आड़तिया ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर ही देता है। ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम बची हुई है सारे पंजाब में, कि वो बिल वो देता है, वो माल वो देता है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुई है उसकी, वहां पर भी कि टीडीएस कौन काटेगा, ये वाला पॉइंट आ जाता है। सॉरी, उसमें कई चीजें हैं उसमें। गुरुजी कच्चा आड़तिया रजिस्टर होता है, उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन होती है, तभी वो कच्चा आड़तिया माना सेल जाता है। टैक्स या जीएसटी के लिए होता है, वो अलग है। नहीं गुरुजी, मार्केट कमेटी नॉट फॉर देती है। इनकम टैक्स, नॉट फॉर इनकम टैक्स, नॉट फॉर इनकम नहीं, टैक्स। 48(3) पढ़िए, 48(3) में लिखा है कच्चा आड़तिया को जो पेमेंट करेंगे कैश की, नथिंग डूइंग, वो हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ कि कच्चा आड़तिया जो है उसके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तभी वो कच्चा आड़तिया माना जाएगा। जी हाँ, एज ए रजिस्ट्रेशन नंबर में वो लिखा जाता है, ही सप्लाई, ही सेलिंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। यस। करण नागपाल जी। नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ जी पूछिए जी क्वेश्चन। सर ये इंटरेस्ट के प्रोविजन पे टीडीएस भी काटना जरूरी है अगर 10,000 से पार होता है तो? कहना तो वही चाहिए, लेकिन पहले इंटरेस्ट प्रोवाइड करे तब ना। नहीं, जो जेन्युइन कर रहे हैं सर, भी होना चाहिए। और सर जीएसटी अगर जीएसटी भी चार्ज करें, क्योंकि सप्लायर रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, उसकी अदर इनकम बन रही है ये इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट क्या, इंटरेस्ट में टीडीएस जीएसटी होता है? यस सर, अगर सप्लायर की अदर इनकम बन जाएगी तो उस पर जीएसटी भी देना पड़ेगा सप्लायर को। I have no knowledge about GST J part की, so no comment on that. ओके। नहीं तो सर नहीं तो जैसे ऑडिट की प्रोविजन बनाई है, ऑडिट फीस टू ऑडिट फीस पेबल, कोई प्रोवाइड नहीं रहा था इंटरेस्ट, तभी 43B आया है। अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, और हमारे ये पूछ लीजिए सेंट्रल काउंसिल मेंबर से, 43CD में कोई इसकी रिपोर्टिंग नहीं है सर, कोई रिपोर्टिंग नहीं है सर। इस बार चेंज हो रहा है सर। फीस वाली नहीं है, लेकिन वैसे 43H की इन्होंने एक दी है, उसके ऊपर हमारा बन रहा है अभी गाइडेंस मेंबर को कैसे करना है। सर वो रिटर्न फॉर्म में आ गया सर, रिटर्न फॉर्म में आ गया है, आ गया टीडीएस उसमें टैक्स ऑडिट में भी आ गया है, उस पे मेंबर की गाइडेंस के लिए अभी हमारा चल रहा है। अगले महीने में क्या चीज आई है जी श्रीवास्तव जी? सर वो डिस्क्लोजर ऑफ अमाउंट पेएबल टू MSME, वो तो 43BH के बारे में लिखा है। अमाउंट पेएबल एंड द इंटरेस्ट। सर दोनों आ गया, व्हाट इज द अमाउंट पेएबल टू MSME एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट डेबिटेड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर व्हिच हैज बीन डेबिटेड टू P&L। ये आ गया 3CD में। हाँ जी सर, ये 3CD में आ गया, रिटर्न में भी आ गया कि यू हैव टू मेक ए डिस्क्लोजर अबाउट, दोनों के लिए आ गया सर, MSME के लिए भी आ गया, दे हैव टू इन्फॉर्म। जरूरी हो गया, हाँ वहां भी जरूरी हो गया सर। सर एक क्वेश्चन हो रहा है व्हाट्सएप पे, वेदर फिक्स्ड एसेट शैल आल्सो कवर्ड अंडर MSME पेमेंट। क्या फिक्स्ड एसेट पे क्या डिडक्शन मिलता है 43B में? एक्सपेंस है क्या? जहां पर उन्हें डेप्रिसिएशन का वर्ड लिखना है तो डेप्रिसिएशन इज नॉट इक्वल। अरे वहां पर जब उन्होंने एक्चुअल कॉस्ट में जोड़ा था तो वहां पर लिख दिया था कि अगर 10,000 से ऊपर पेमेंट करोगे, रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, तो कैपिटल की एक्चुअल कॉस्ट में इग्नोर कर दिया जाएगा, रेवेन्यू में अलाउड नहीं होगा 43 में। यहाँ पर उन्होंने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में नहीं लिखा है, सो इट इज ओनली फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 43B, इट इज ओनली फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। संजय सिंगला जी क्वेश्चन पूछिए।
सर एक क्वेश्चन क्लेरिफाई कर सकते हो, इम्पैक्ट ऑन द क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट सर पेबल ये टू जो एमएसएमई बातें आप कर रहे हैं ना, ये बड़ा रिस्की वाला काम है, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल सवाल ले आए कि परचेज इज नॉट एन एक्सपेंस। श्रीवास्तव जी, एक्चुअल तो परचेज इज नॉट एन एक्सपेंस, एक्सपेंस होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यस सर, और टेक्निकली जाएंगे तो परचेज इज नॉट एन एक्सपेंस। संजय सिंगला जी, व्हेन वी वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक, जब वो वहां तो एक्सपेंस इंक्लूड नहीं करना है, पड़ेगा मुझे। जब वो एक्सपेंस नहीं है तो फिर उसका क्या देना देना। लेकिन ये टेक्निकल चीजों में मत जाइए सर, हर परचेज पे पेमेंट कर दीजिए। ये टेक्निकल चीजें हैं जो स्टॉक इन ट्रेड की बात कर रहे हैं। वो स्टॉक इन ट्रेड कौन सा वाला है, पिछले साल वाला है, इस साल वाला है, क्या है। आप परचेज को एक्सपेंस ही मान लीजिए, अदरवाइज कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड और या मटेरियल कंज्यूम्ड को एक्सपेंस, लेकिन ये मत लीजिए, इतना टेक्निकल मत होइए। नमस्कार सर। हाँ जी, सर, राजेश कुमार नमस्कार जी पूछिए। हाँ जी, नमस्कार सर। इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर एंड द गुड्स और सर्विसेज आर रिसीव्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो क्या हुआ? एडवांस एडजस्ट हो जाएगा, तब पेमेंट हो गई। उस साल पेमेंट तो पेमेंट हो इस गई, साल जिस साल माल आया उस साल पेमेंट कर दिया आपने, एडवांस को एडजस्ट कर लिया। एडवांस तो इमीडिएटली एडजस्ट होता है ना, तो पेमेंट हाँ तो जी, अगले ये साल ही करिए, एडवांस थोड़ी पेमेंट है। एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस। जब अगले साल पेमेंट करोगे, एडवांस को एडजस्ट कर लोगे, तो पेमेंट हो गई। फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, फिर क्या दिक्कत है सर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन संजय सिंगला जी। हेलो सर, मेरा एमएसएमई से एग्रीमेंट है कि मैं 40 दिन के अंदर पेमेंट करूंगा, लेकिन 15 दिन के बाद मैं 12% इंटरेस्ट दूंगा। क्या ये ठीक है? ये डिसअलाउड तो नहीं होगा? है जी, 40 दिन में पेमेंट करूंगा, 12% इंटरेस्ट दूंगा। 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद 12% इंटरेस्ट देना है। एग्रीमेंट 15 ऑफ से पेमेंट एग्रीमेंट क्या है? 40 डेज 40 डेज इंटरेस्ट। ये तो पहला हमने देखा ऐसा सवाल, तो क्वेश्चन पहली क्रेडिट पीरियड 15 दिन का है, इंटरेस्ट फ्री 15 दिन, बाकी उसके बाद 12% इंटरेस्ट लगेगा। उसमें क्या फर्क पड़ता है गुरुजी? पर लेकिन पेमेंट तो वो 40 डेज ही है ना। 40 डेज में दे रहे हैं ना, तो खत्म हो गई। 45 पेमेंट ये तो नहीं लिखा 15 दिन में नहीं दूंगा तो 40 दिन में दूंगा। ये लिखा है दूंगा 40 दिन में ही, लेकिन 12 के बाद इंटरेस्ट दे दिया। तो इंटरेस्ट एमएसएमई में 40 दिन का है ना सर। इंटरेस्ट की बात है कि इंटरेस्ट एमएसएमई में डिसअलाउड तो नहीं होगा सर। ये नहीं, वो एमएसएमई का इंटरेस्ट थोड़ी है, वो टर्म का इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट दूसरी बात। ये सवाल आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, ये जाकर आईटीएटी में जीतना, पहले कोई नहीं आएगा इसमें। नमस्कार सर। अश्विनी जी कंक्लूड कर लो, गुरुजी का आगे अपॉइंटमेंट है। खत्म हो रहा है 5 मिनट में सर, 5 भी 4 मिनट। बस सर लास्ट क्वेश्चन ही लेते हैं, चलो ओनली लास्ट क्वेश्चन जी। जतिन जी अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, कर दो सर। एज एन ऑडिटर 31 मार्च को जो पेबल अमाउंट है क्रेडिटर्स का, अगर वो ओवरड्यू नहीं है, मतलब वो 15 दिन से ऊपर का नहीं अमाउंट है, तो उसको हमने आगे चेक। जब आपको ये देखना कि 15 दिन में हो गया, 45 दिन में हो गया, तो आपको 43BH में मेंशन नहीं करना है 3CD में। अगर नहीं हुआ तो मेंशन करना है। If it is done within 15 days or 45 days from the date of the actual delivery of goods, where is the problem? चाहे वो मार्च के बाद हो रही है तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो जब ऑडिट करोगे नजर आ जाएगा कि ये 15 दिन और 45 दिन के अंदर हो गया, तो ये डिसअलाउ नहीं होना। डिसअलाउ तो तभी होना जब 15 या 45 दिन के बाद पेमेंट करो, पहले थोड़ी डिसअलाउ। थैंक यू वेरी मच सर, सॉरी मैंने जब आप 30 सितंबर करते हो, वो जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न करते हो बाकी के लिए, तो वो डिसअलाउ करते हो क्या? ए टू लेकर जी तक जब आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक पेमेंट करना है, तो डिसअलाउ थोड़ा नहीं करते हो। डिसअलाउ तो तब करते हो जब ड्यू डेट के बाद हो। खत्म। अश्विनी जी, ये सलील जी बड़े दिनों बाद आए, वोट ऑफ थैंक्स की ड्यूटी लगाओ। नहीं वो तो लगाते हैं सर। पहले तो मैं माफी मांग लूं मेंबरों से कम 50 हैंड और रेज है, मैंने सबकी परमिशन डिनाई कर दी है ड्यू टू दैट, क्योंकि 1 घंटे का प्रोग्राम हमने गुरुजी से बड़ी मुश्किल से लिया था। गुरुजी ने ऑलरेडी 2.25 घंटे लगा दिए हैं, तो मेरे ख्याल में रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। गुरुजी ने पूरा एक्ट इन डिटेल स्टार्टिंग में समझा दिया, बस आप फॉलो कीजिए, उसके नुक्ते मत निकालिए। गुरुजी ने पहले ही बोल दिया कि मिलियंस व्यूज हो गए हैं उनके, जो उन्होंने कहा था कि भाई मोदी देख रहा है। अब तो मोदी ने कह दिया कि मैं दोबारा आ रहा हूं, तो अब जहां तो फिर वेट करो आप 4 जून की,
कि मोदी आता है कि नहीं आता है, तब ये पंगे लेना। ये क्या Otherwise बोल पंगे रहे मत हो? लो। मोदी ही आएगा। तो मोदी ही आएगा, तो 4 जून के बाद भी, 4 जून के बाद प्लानिंग है करना, उसके बाद उससे पहले ना पंगे लो। गुरुजी ने पहले ही बोल रखा है। नहीं, मैं अगर आज मोदी हमारे ना भी सलील आया गुप्ता जी, तो क्या आप लॉ बदल दोगे? लॉ बदलेगा जब अगले साल से बदलेगा, पिछले साल का थोड़ी बदलेगा। वैसे नहीं तो शायद मोदी यार सर, ये तो हो ही नहीं सकता। सर शायद इनको ना और ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह दो, कल संजय अग्रवाल नहीं आएगा, संजय अग्रवाल ही आएगा। सर इनको है कि प्राइम मिनिस्टर कहीं बोलना लालू का बेटा ना आ जाए तेजस्वी यादव, तो उससे बदलवा लेंगे ना। थैंक यू वेरी मच। सर संजय अग्रवाल भी नहीं आएंगे तो हम लेके आएंगे इस बार, यही तो कह रहा हूँ, हम संजय लेके अग्रवाल ही आएंगे आएगा। संजय जी को 100%। संजय जी को आना ही पड़ेगा। गुरुजी आप जो मैराथन स्पीड से बोलते हैं, जितनी एनर्जी आप में है, 2 घंटे इतना बोल, वोट ऑफ थैंक्स दे दो ऑफिशियली प्रभु, क्वेश्चन नहीं, वोट ऑफ थैंक्स दो सलील जी आज। वोट ऑफ थैंक्स यही है कि इनकी एनर्जी ऐसे ही और बढ़ती रहे और हमें ये सिखाते रहे। हमारा जो एनर्जेटिक सेशन है, हम भी इनसे ही सीखते हैं सारा कुछ। तो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। और अश्विनी आपके क्या कहने, आप सबके सरताज हैं, सारे काम ही आप करते हैं जी। इतना बढ़िया सेमिनार हुआ है। अभी तो नाम करता बोला इनका है, तभी करता धरता यही है, करता धरता यही है। सारे पैनलिस्ट का हमने 400 पार कर दिया। 400 पार करने के बाद आपके पूरे सेमिनार में मोदी जी की मेजोरिटी से ज्यादा लोग बैठे रहे, तब भी नहीं, 310 बैठे रहे। मैंने सिर्फ बीजेपी की मेजोरिटी देखी थी 370 के पार, 400 में देख नहीं सकता। अब तो नॉर्थ ईस्ट में भी आ जानी है सर सीटें सारी 390 का तो स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूं मैं आपको। चलो सर, ठीक है तो सारे पैनलिस्ट का भी धन्यवाद सर, गौरव जी, श्रीवास्तव जी, देश मेहता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वाज ए वंडरफुल सेशन। थैंक यू वेरी मच। सर, संजय जी को थैंक सभी यू, ऑल वोट द में कन्वर्ट करते रहना। टेक केयर। चलो सर, चलो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।